हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ लिया था कल? चलो थोड़ा सुनाओ पूरा ना। सांगा की अपने भाइयों से लड़ाई हुई तो किसने बचाया? बिदा चेत मालोत ने। कौन से गांव में? बाद में करमचंद पंवार ने कहा शरण दी? खातोली के युद्ध में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। बाड़ी के युद्ध में किसको हराया? गागरोन के युद्ध में किसको हराया? महमूद खिलजी सेकंड, जो कि कहां का राजा था? उससे लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का मेवाड़ और मालवा में लंबे समय से, और सांगा ने उसके कौन से विद्रोही को शरण दे रखी थी? मैदनी राय कहां का सामंत था और सांगा ने उसको कौन सा किला दे दिया? महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कौन करता है? कौन करता है? हरिदास सारण, जिसको सांगा ने कितने गांव दिए? इडर के युद्ध में सांगा ने किसको हराया? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह सेकंड जो था इडर में किसकी सहायता कर रहा था? बहरमल की। सांगा किसकी कर रहा था? हालांकि गुजरात से पहले से लड़ाई चल रही थी, कौन सी रियासत को लेके? और मुजफ्फर शाह सांगा के खिलाफ किसकी सहायता कर रहा था? मालवा। किसकी कर रहा था? मालवा वालों की सहायता कर रहा था। बयाना का युद्ध में सांगा किसको हराता है? बाबर। उस समय जो बयाना किला वो किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा। और उस बाबर ने सेनापति कौन भेजा था? और बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527। अच्छा, उसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। इस युद्ध से पहले बाबर क्या घोषणा करता है? कौन सा कर हटा देता है? क्या नहीं पीने की सौगने खाता है? सांगा लेटर लिखता है, उस अवस्था क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाति पाति पर्वन। युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का। सांगा ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? दिल्ली के आसपास के कितने गांवों पर कब्जा कर लिया? किसके साथ गठबंधन कर रहा था? अफगानों का नेता कौन था? और बाबरनामा में लिखा हुआ है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था, लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सहायता नहीं की थी। युद्ध में सांगा घायल हो गया तो युद्ध को लीड किसने किया? जाला जा। और बाबर की जीत हुई तो बाबर ने क्या उपाधि धारण की? गाजी। सांगा हार गया क्योंकि उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के। बयाना के युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का। सांगा घायल होने के बावजूद खुद और सांगा के कई साथियों ने उससे, और बीच में जाके किससे मिल गए? जैसे रायसीन का कौन था? नागौर के कौन थे? खानजादे मुस्लिम। अच्छा, बाबर इसलिए जीत गया क्योंकि बाबर क्या लेके आया था अपने साथ? तोपखाना। बाबर के लड़ने का तरीका। बाबर की सेना ने किसका अधिक प्रयोग किया? जबकि राजपूतों के पास क्या थे? और बाबर की सेना ने राजपूतों की अपेक्षा। अफगान राजपूत दोनों हार गए तो बाबर के लिए भारत में राज करना। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूतों में। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को सीधी चुनौती दी। और सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा, जैसे हिंदू कला संस्कृति को राजपूतों की कौन सी कमजोरियां उजागर हो गई? और मुगलों की राजस्थान के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण हुआ। और अकबर कौन सी नीति छोड़ के क्या अपना लेता है? संघर्ष छोड़ के क्या अपना लेता है? सांगा को जहर कहां दिया गया था? सांगा का इलाज कहां किया गया था? उसे जहर कहां दिया गया? उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? और उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? उसकी उपाधियां क्या क्या है? हिंदू पत और सैनिकों का भगना उससे। जो कौन कहता उसको? बाबरनामा में लिखा। उसके दरबार में कितने राजा थे? कितने राव थे? कितने सरदार थे? रतन सिंह बूंदी के कौन से राजा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? विक्रमादित्य की सरंगसिका कौन थी? गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया? बहादुर शाह को कौन सा किला देके संधि की गई? दोबारा अटैक किया तो किससे सहायता मांगी गई? कौन राखी भेजता उसे? चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? जौहर किसने किया? इसकी जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है? केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह को क्या कहा जाता है? बाघ सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? कहां बनी हुई है? पांडु। बाद में चित्तौड़ का प्रशासक किसको बनाया गया? बनवीर किसकी दासी का बेटा था? उसने किसको मार दिया? उदय सिंह को किसने बचा लिया? किसका बलिदान देकर? कुंभलगढ़ में शरण कौन देता है? कौन से युद्ध में बनवीर को हराता उदय सिंह? मावली का युद्ध कब हुआ था? उदयपुर कब बसाया गया? कौन सी झील बनाई गई? कौन सा महल बनाया गया? अकबर ने अटैक कब किया था? उदय सिंह कौन सी पहाड़ियों में चला गया? किला किसको सौंपा गया? जयमल कहां का राजा था? अकबर ने कब कब्जा किया था? पत्ता कहां का सामंत था? और आमेर मेवाड़ का किसने जौहर किया था? फूल कंवर किसकी बहन थी? किसकी रानी थी? केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? जयमल किसके कंधों पे बैठ के लड़ा?
इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? पत्ता की छतरी कहां पर है? रामपोल। कहां पर है? रामपोल। और जयमल और कल्ला की छतरियां कहां पर है? जयमल अकबर की कौन सी बंदूक से घायल हुआ था? अकबर ने कितने लोग कटवा दिए थे? कौन सा सिक्का चलाया था? किसकी मूर्तियां लगवाई थी? कहां पे लगवाई थी? कौन सा राइटर बताता है? बर्नियर की बुक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। सॉरी, बीकानेर के कौन से किले में मूर्तियां? जूनागढ़ की कौन सी पोल पे उदय सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? गोगुंदा। कहां पे हुई थी? गोगुंदा। कौन से त्योहार के दिन हुई? राजा किसको बना के चला गया? प्रताप ने शासन कब से कब तक किया? 1572 से 1597। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। कहां पे हुआ था? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? रानी का नाम क्या था? कितने दूत भेजे थे? किसने भेजे थे? कौन कौन से भेजे थे? भगवंत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उसमें अकबर के सेनापति कौन कौन आए थे? प्रताप की तरफ से ग्वालियर से कौन आया था? रामशाह तोमर। सलूम्बर से कौन आया? अफगानों की सेना लेके कौन आया? भीलों की सेना लेके कौन आया? चेतक घायल हुआ प्रताप बाहर के युद्ध को लीड किसने किया? झाला बिद्दा या झाला मान ने युद्ध को लीड किया। और बाद में मान सिंह जब हार के वापस गया तो अकबर ने क्या किया? मान सिंह और आसफ खान का दरबार मैंने क्या करवा दिया? बंद। और चेतक की छतरी कहां बनी हुई है? इतना ही पढ़ा था और कुछ? इतना ही पढ़ा। अब हाँ, सैनिक। जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, राठौड़ राठौड़ है। ओके। कोमलगढ़ का किला पढ़ाया था, कुंभा ने बनाया। वो कहीं कहीं नहीं, मेरे नोट्स में है ना, वो मैं लिखवाता हूँ, आगे पढ़ेंगे तब हम बता दें। मौर्यों का राजा था संप्रति, संप्रति यहाँ पे बना के गया था पर वो पूरा ही मिट गया था। अब जो है ये कुंभा का ही है, ठीक है, कहीं कहीं नहीं है, मैं लिखवाता हूँ। कह तो ऐसे रही है, कहीं कहीं कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे वाले किसी नोट्स में लिखा हुआ है, किसी और टाबर ने बता दिया होगा तुझे। चलो हाँ, क्या नहीं लिख बताया? बताते पढ़ेंगे अभी। हाँ, दोनों की मां कर्मा होती थी। क्या करना है तुझे? चल। हाँ, अरे हाँ, हाँ 1522 में वो मीराबाई पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ हाँ, चित्तौड़ के युद्ध। चित्तौड़ में हो रहा है तो युद्ध कहां का हुआ है? किले के युद्ध है ये तो, चित्तौड़ के, तभी लिखे चित्तौड़ का साका, चित्तौड़ का साका, चित्तौड़ का साका। किले के अंदर हो रही है लड़ाइयां, तो छतरियां देख कहां पर है? रामपोल, पांडुपोल, ये किले के दरवाजे है ना। हाँ हाँ हाँ, काम का नहीं हुआ अपने, काम की बात नहीं है ना। मैंने बताया था राजाओं के बारे में उतनी बातें पढ़नी है जितनी अपने काम आए, जो काम नहीं आए वो पढ़नी क्यों माथा बच्ची करनी फालतू, है ना। यूं छोटी छोटी करोगे तो डेली राजा कुछ ना कुछ करता ही था, है ना। फिर तो उदय सिंह भी पीएचडी हो जाएगी ना अपनी। चलो हाँ, पीछे माइक देना भाई, कोई पीछे माइक दो। अपने उतनी बातें पढ़नी जितनी अपने एग्जाम में काम आए, अपने को हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी। ये तो मैंने पहले दिन बात बताई थी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, मास्टर किसी में भी बनना। सर, हल्दी घाटी युद्ध के समय मांडलगढ़ पर अकबर का अधिकार था क्या? मानसिंह ने जो प्रशिक्षण दिया था उसकी सेना को, तो यहीं दिया गया। पढ़ेंगे आगे, मांडलगढ़ का किला पढ़ेंगे अलग से, तब वो बात पढ़ेंगे अब, ठीक है। हाँ, जूनागढ़ में लगा, जूनागढ़ के राजा थे राय सिंह, जिन्होंने बनाया उनको लगा, बहादुर आदमी लगाई जानी चाहिए। है ना, ना कोई कोई वहां से कुछ नहीं।
चलो पढ़े आगे। और कोई? हाँ 7। अब सुनो, देख कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि मान सिंह आसफ खान जब हार के गए, अरे तो अभी ये माइक लेके पीछे ही खड़ा था, दौरे उसको एक पीछे ले जाके, तुझे लगा कि आगे चला जाएगा तब माथ खड़ा करूंगा, वो पीछे देर ले जाके उसको, और तुम पीछे वाले कहां चले जाते हो माइक लेके? तो माइक दूसरा लेके आ, नवीन जी का दूसरा भेजे और माइक, खड़ा ही थोड़ा रहना पीछे। सर ये कुल देवी और इष्ट देवी में क्या डिफरेंस है? आज ही आए हो? हाँ नहीं सर। जिस दिन पढ़ाया था उस दिन आए थे? हाँ सर। आए थे? हाँ सर। कुछ तो बताया होगा। नहीं सर, फर्स्ट दिन एब्सेंट था, मेरी तबीयत खराब थी। फर्स्ट डे एब्सेंट थे? नहीं, जिस दिन कुलदेवी इष्ट देवी पढ़ाई उस दिन आए थे? हाँ सर। क्या बताया होगा? जो बताया जितना याद है वो बताओ। सर नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ वापस। तेरा मेरा हम सब का कोई ना कोई कुल है, अपने कुल की एक फिक्स देवी है, वो तो अपनी कौन सी हो गई? कुल देवी। पर तू आजकल जयपुर रहता है, यहाँ कभी शीला माता की जागीर तुझे लगा ये ठीक है, दारू वारू चढ़ती है इनके, प्रसाद भी थोड़ा ठीक मिल जाएगा, तो ये तेरी कौन सी होगी? हमारी कुल की एक फिक्स देवी, उसके अलावा हम और कोई देवियां मानते। इष्ट का मतलब होता है पूजा करना, हम जिनकी भी पूजा करते हैं वो कौन सी हो जाती है? इष्ट देवी। इसलिए कई जगह उन्हीं को लिखा था आराध्य देवी, कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अब कर ले शुरू। हाँ क्या बीसी समाप्त? चलो, आज मैंने कल बताया था कि भाई अकबर ने मान सिंह आसफ खान को कहा कि भाई तुम नहीं पकड़ पाए, अरे वो दे। सर हाँ हमने मतलब कुंभा इतना साम्राज्यवादी था, हमने सांगा अच्छा हाँ सांगा भी इतना साम्राज्यवादी था, हाँ फिर भी मतलब उसने वो उसको जेतर सिंह को ही मतलब मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल कहा। वो दशरथ शर्मा ने कहा, तूने और मैंने नहीं। हाँ तो उसने ही क्यों कहा था सर? मैं लिखता तो कुंभा कहता भाई। वो इसलिए कह रहा है कि जैतर सिंह के टाइम में मेवाड़ की शक्तियां उठने लगती है ना। पहली बार दिल्ली वालों से बड़ी टक्कर ले रहे हैं, गुजरात के चालुक्यों से टक्कर ले रहे हैं, उसके बाद में तो उसको कंटिन्यू किया गया। पहली बार जो आदमी करता है वो अपने आप में बड़ी चीज होता है भाई। कुंभा के टाइम में तो दिल्ली है ही नहीं, कुंभा के टाइम में दिल्ली वालों की औकात ही नहीं थी कि कुंभा की तरफ आते। उस समय जब वो दिल्ली वाले शक्तिशाली थे, जैतर सिंह उनसे टक्करें ले रहा था, और ये कहने वाला दशरथ शर्मा है, तू और मैं नहीं। तो जब भाई मान सिंह और आसफ खान दोनों हार के वापस चले गए, तो अकबर ने कहा कि तुम दोनों बैठो, मैं बताता हूं कैसे पकड़े जाते हैं। इसलिए अक्टूबर के आसपास अकबर अटैक कर देता। कब अटैक करता है अकबर? अक्टूबर 1576 के आसपास अकबर ने अटैक किया। लिखो, अक्टूबर 1576 ईस्वी में, इन अक्टूबर 1576 एडी, अक्टूबर 1576 ईस्वी में, इन अक्टूबर 1576 एडी, अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़, वो खुद आया, मैं बताता हूं कैसे पकड़े जाते हैं। अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़। अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अब ये मेवाड़ की सेना पहाड़ों के अंदर बैठी है। अकबर आगे उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? उदयपुर पे कब्जा करता है। उदयपुर से अपनी सेना को कहता है कि जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ के आओ। सेना बेचारी जाए, दिल्ली मार खा के वापस आ जाए। भाई पहाड़ों में लड़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं है आपकी सेना को, न पहाड़ों के रास्ते पता है। पहले वाले पहले से बैठे हुए, वो लोकल लोग है वहां के, उनको रास्ते भी पता है, पूरे संसाधन लेके बैठे हुए, इसलिए मुगलों की पार दिल्ली बेचारी सेना आ जाएगी। साहब नहीं मिला हमें, मिला तो वो आगे, नहीं मिला तो उसने अपने बंदे ही मार दिए, हमारी पकड़ के अंदर तो नहीं है। अकबर ने फाइनली पूछा, अरे भाई ऐसा क्या है यार कि तुम मुगल हो के, तुम मुगल हो यार, छोटी मोटी चीज थोड़ी हो, और तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। सैनिकों ने कहा सर मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, लोकेशन थोड़ी पता है कहाँ है कहाँ नहीं। अकबर को फाइनली समझ में आया कि मारना पड़ता पकड़ में। तो अकबर ने दूसरा दिमाग लगा। अकबर ने कहा एक चीज बताओ, एक राजा से हमने चित्तौड़गढ़ छीन लिया, उदयपुर छीन लिया, गोगुंदा छीन लिया, उसके बावजूद राजा हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्या है यार इनके पास?
कि हम पूरे हिंदुस्तान की सेना लगाए बैठे इनके खिलाफ और राजा हार नहीं मान रहा। तो किसी ने कहा साहब जो आस पड़ोस के लोग हैं ना जितने महाराणा प्रताप के, वो महाराणा प्रताप का साथ दे रहे हैं। कौन? कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, ये सब के सब इनके साथ में। तो अकबर ने कहा अच्छा तो इनको देखता हूं मैं पहले। तो अकबर इधर उदयपुर पे कब्जा करता है, अपने 2 बंदों को उदयपुर सौंपता है और खुद चला जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहां चला जाता है? देख लो, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार किया। अकबर कैप्चर्ड उदयपुर। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार किया। अकबर कैप्चर्ड उदयपुर तथा इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया एंड रीनेम्ड इट एज मुहम्मदाबाद। तथा इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया एंड रीनेम्ड इट एज मुहम्मदाबाद। तथा इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया एंड रीनेम्ड इट एज मुहम्मदाबाद। तथा जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। तथा इसे जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। किसको सौंप दिया? जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा मान सिंह का अंकल था, हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़ चुका था, एक्सपीरियंस होल्डर बंदा था। कहा तुम उदयपुर संभालो, मैं जा रहा हूं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहां जा रहा हूं? और अकबर बांसवाड़ा पर अटैक करता है और बांसवाड़ा वालों ने कहा सरेंडर है भाई साहब रे, लड़ाई नहीं करनी है अपने। अकबर ने संधि करो और लिखो आज के बाद महाराणा प्रताप की कोई सहायता नहीं करोगे, नहीं करेंगे। उसके बाद अकबर गया डूंगरपुर, डूंगरपुर उनका वो कागज लाओ साइन कर देते हैं, हम भी महाराणा प्रताप की सहायता। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों किससे संधि कर गए? अकबर से। अकबर यहां से आगरा गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे, प्रैंक था प्रैंक, कैमरे की तरफ हाई कर दो एक बार। तो मतलब इन दोनों ने संधि की, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने, और दोनों ने उस संधि को फॉलो। तो महाराणा प्रताप के टाइम में ये इनका शानदार एक वो था कि भाई अपने सब मिलकर लड़ेंगे। मिलकर लड़ने का मतलब है एक दूसरे की सहायता करेंगे, पर एक जगह इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे। जैसे खानवा में लड़े थे, इकट्ठे होकर लड़ते हैं, सामने वाला बड़ी सेना लेके आता है, नुकसान उठाना पड़ता है। जो जहां है वहां लड़ो, डूंगरपुर वाला डूंगरपुर लड़ो, बांसवाड़ा वाला बांसवाड़ा, सिरोही वाला सिरोही, जालोर वाला जालोर, मारवाड़ वाला मारवाड़ और मेवाड़ वाला मेवाड़ में लड़ो। और यदि किसी की पार नहीं पड़े, जो छोटे छोटे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो एक बार संधि कर लो, टाइम आएगा तब वापस लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू के अंदर मरना नहीं है। तो फिर अकबर यहां से चुपचाप निकल चला गया। अकबर ने इस बार अपना एक नया सेनापति लगाया। उस सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? बड़ा शानदार कमांडर था शाहबाज खान। और अकबर ने शाहबाज खान कहा कि शाहबाज खान तू तो महाराणा प्रताप से कुंभलगढ़ छीन ले। क्या छीन ले? क्योंकि महाराणा प्रताप के पास कोई ढंग का किला बचा हुआ था, तो कौन सा बचा हुआ था? कुंभलगढ़। संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। कि तू तो इनसे कुंभलगढ़ छीन ले, बाद में अपने आप ये सरेंडर कर देंगे, और देख लेना पक्का छीन ही लेना, नहीं छीने तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा सर चिंता ही मत करो। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? कितने आक्रमण? कहां पर? कौन? 1577, 1578, 1570, फिर बाद में पंजाब चला जाता है। कहां चला जाता है? अकबर ने कहा था मेरे को मुंह मत देखो। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड ऑन कुंभलगढ़ 3 टाइम्स। कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड ऑन कुंभलगढ़ 3 टाइम्स। कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड ऑन कुंभलगढ़ 3 टाइम्स। कॉस्टम लिख लो 77, 78, 79। ये याद रखना है, पूछा हुआ है कितनी बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 3। हालांकि फर्स्ट टाइम में कुंभलगढ़ पे थोड़े से टाइम के लिए कब्जा भी करता है, पर महाराणा प्रताप वापस इसको भगा के वहां से वापस अपना कब्जा कर लेते हैं। तो कुल मिला के पार पड़ी नहीं। तो अकबर ने वापस सेनापति चेंज किया। अकबर ने इस बार एक सेनापति भेजा, उनका नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम है? क्या नाम बताओ देखे? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। वो जो रहीम जी, दोहे लिखने वाले रहीम जी, उनका नाम ही क्या है?
अब्दुल रहीम, ये अकबर के दरबार में थे, न केवल दोहे लिखते थे बल्कि तलवार भी इतनी अच्छी चलाते, योद्धा थे शानदार वाले रहीम जी। और अकबर ने रहीम जी को कहा कि जाओ अब्दुल रहीम और जाके महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। रहीम जी महाराणा प्रताप के प्रति थोड़े सॉफ्ट थे और रहीम जी को ये लगता था कि यार दोस्ती उससे की जानी चाहिए जो दोस्ती करना चाहे। भारत में इतने सारे राजा, यदि कोई अकबर से दोस्ती करना चाहता है तो दोस्ती कर लो, पर यदि कोई कह रहा है कि मैं दोस्ती करूंगा नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी होती है यार। ये थोड़ी है किसी को थप्पड़ मार मार के दोस्त बने, आप किसी को लड़ाई करके को दोस्त बने, ये थोड़ी किया जा सकता है यार। अगला दोस्ती नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता, फिर वहां क्यों पंगे लेने। पर अकबर को तो ये बात कौन कहे, रहीम जी ने अकबर को कहा भाई जाना है तो चले जाएंगे। पर रहीम जी यहाँ आए और यहाँ पहाड़ों में उदयपुर में एक जगह थी शेरपुर, कौन सी जगह थी, यहाँ शेरपुर में आके बैठ गए और अब महाराणा प्रताप के खिलाफ कुछ नहीं करे, चुपचाप बैठे रहे। सुबह शाम शिकार खेलने के लिए जाए, शाम को वापस आ जाए, पार्टी करके सो जाए अपने। और अकबर को लिख के भेज दे कि भाई हमने प्रताप को पकड़ने की कोशिश की थी पर प्रताप हाथ नहीं आया। अकबर उधर से गए, वेल डन लगे रहो, कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप, है ना, वेल प्लेड बॉयज। पाकिस्तान वाले कहते रहते हैं वेल प्लेड बॉयज। पाकिस्तान वाले जब भी हार जाते हैं, उनका कप्तान जब भी जाता है क्या कहता है, बॉयज प्लेड वेरी वेल, लड़कों ने बहुत अच्छा खेल खेला लेकिन हमारी पार पड़ी नहीं है। तो पाकिस्तान वालों की अंग्रेजी बेहद कमजोर है। और पाकिस्तान नहीं, अपने पंजाबियों की भी अंग्रेजी कमजोरी है। उधर अपना पंजाब से लेके उधर वाले पंजाब तक सबकी अंग्रेजी क्या है, कमजोर, हमेशा अंग्रेजी कमजोर। तो अपने हरभजन के इनको सुनो आप पुराने इंटरव्यू, तो हरभजन उसमें बताता है कि अंडर 19 खेल के आए थे हरभजन और एक पंजाब का साथ में फास्ट बॉलर था हरविंदर सिंह, वो दोनों। तो कि हम दोनों आए हुए थे कहीं पर किसी के घर गए हुए थे, वहां पर कोई आर्मी के एक अधिकारी मिले हमसे, उनको पता चला दो पंजाब के लड़के अंडर 19 इंडिया खेल के हैं तो हमसे मिलने के लिए आए। तो आर्मी वाले कोई अफसर थे तो उन्होंने आके हाथ मिलाया कि लेफ्टिनेंट कुलजिंदर सिंह, तो कि मेरे साथ वाले हरविंदर से हाथ मिलाया, हमें समझ में नहीं आई ये क्या बोल रहा है। तो हरविंदर ने वापस हाथ कर कहा कि हरविंदर राइट हैंड। राइट हैंड हरविंदर सिंह, उसको लगा ये कह रहा लेफ्ट हैंड है, तो अपने क्या है यह वो हरभजन सुनाता ही है कि एक बार इंडिया का कैंप लगा हुआ और उसमें सारे प्लेयर खड़े और कोई बड़े चयन करता सिलेक्टर हमसे मिलने के लिए आए और वो सबसे पूछे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो कि मेरे दोनों नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पर मेरे को ये पता चल गया कि अब किसी को नाम पूछा व्हाट्स योर नेम, अगले ने कहा, अगले ने बताया भाई मयंक, वेयर आर यू फ्रॉम कि बेंगलोर, अगले से नाम पूछा तो उसने कहा आसिफ, वेयर आर यू फ्रॉम हैदराबाद। तो पता चला कि पहले नाम बताना और बाद में क्या बताना है, जगह का नाम बताना है। अब हरभजन के मेरे पास आते तो उसने उल्टा कर दिया, उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा हरभजन। व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा जलंधर। तो पंजाब वालों की भी अपने अंग्रेजी थोड़ी कमजोर रहती है, तो पाकिस्तान वाले भी उधर वाला पंजाब उनकी भी अंग्रेजी भी क्या है कमजोर। पर सबसे बड़ी बात यह है इसके बावजूद सबसे अधिक आईलेट्स पंजाब वाले पास करते हैं। आईलेट्स का एग्जाम होता है विदेश जाने वाला, तो सबसे अधिक कौन देते हैं, पंजाब। पर वो दे ही वही रहे होते हैं तो पास भी वही कर रहे होते हैं, फिर अपने हिसाब से उनका चलता रहता है उधर। तो वैसे है कि पाकिस्तान वाले जब भी कोई बात आती है तो वो कह देते हैं बॉयज प्लेड वेरी वेल। आज कैसे अच्छे खेल रहे हैं बुरे खेल रहे हैं, पाकिस्तान का मैच चल रहा है ना, बुरे खेल रहे हैं क्या, वो तुम्हें क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़के हाथ मत खड़े करना, तुम्हें तो नहीं है मुझे पता है, मैं लड़कों का पूछ रहा हूँ। अच्छा तो तुम्हें इंटरेस्ट किस में है? मैं जानना चाहता हूं, तुम लड़के हो यदि क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो फिर इंटरेस्ट है किसमें, वो तो बताया जाए। है किसमें, बैडमिंटन में, वो भी नहीं पता अपने को। तो चलो, तो कुल मिला के भाई रहीम जी लिख के भेज दे हमेशा कि भाई हमने महाराणा प्रताप को पकड़ने की कोशिश की लेकिन महाराणा प्रताप हमारे हाथ नहीं। अब अकबर ये भी तो नहीं पूछ सकता ना कि भाई हाथ क्यों नहीं आया, यदि अकबर ये पूछ ले तब तो रहीम जी लिख के भेज दे कि भाई मान सिंह आसफ का तुम खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है, जैसे तुमने कोशिश की थी वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं। तो अकबर बेचारा कही ठीक है। उल्टा ये हुआ था कि अकबर जब वापस गया था ना तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में खड़े थे, तो मान सिंह आसफ खान ने कहा पकड़ ले गया, वो पीछे प्रताप ही गया, वेरी गुड यार पकड़ रहा है। अकबर ने कहा थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो मान सिंह आसफ खान ने कहा हम पहले ही कह रहे थे उन पहाड़ों में पार नहीं पड़ रही। तो रहीम जी यहाँ कई दिन तो बैठे रहे। एक दिन महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था, वो उधर रहीम जी के कैंप की तरफ गए हुए। रहीम जी ने सारे शिकार खेलने के लिए गए हुए, तो कैंप खाली पड़े। तो अमर सिंह ने पास में जाके आवाज लगाई, रहीम जी रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, रहीम जी तो नहीं है, घर से बाहर गए हुए। तो क्या घर में जो कोई पुरुष है बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी है। तो महिला ने कहा भाई आज हमारे कोई पुरुष घर पे नहीं, बातचीत करने के लिए शाम को आना। उसने कहा सच्ची? तुम सारी बाहर आओ। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लेता और गिरफ्तार करके लेके आता।
उधर महाराणा प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं आ रही है बेचारी रोती हुई, उसको करे छोड़ देना, वो करे ना ना लाइन बना के चलो एक साथ, ऐसे नहीं चलते अपने। तो जैसे पास में तो महाराणा प्रताप ने पूछा कौन है, उसने कहा आप छोड़ दो डैडी, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन, कि वो रहीम जी है ना, कि हाँ वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो मैं कर लाया। महाराणा प्रताप को पता चला, महाराणा प्रताप ने कहा नहीं ये तरीका गलत है। उन महिलाओं को कहा सॉरी, तुम मेरी बहन के समान हो, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, तुम आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, चाय पानी पियो, तुम्हें अभी वापस छुड़वा देंगे। उन महिलाओं को वापस भिजवाते हैं, रहीम जी के नाम लेटर लिखते हैं, उस लेटर के अंदर लिखते हैं कि रहीम जी गलती हुई, दोबारा से इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ कोई बुरा बर्ताव। उस समय जब युद्धों में यह सब एक सामान्य काम हुआ करता था, यदि कोई राजा महिलाओं के प्रति इस प्रकार की नजर रखता है, दुश्मन की महिलाओं को भी बहन के समान मानता है, उन महिलाओं को ससम्मान वापस पहुंचा देता है, तो आप सोच के देखिए प्रताप मॉरल कैरेक्टर में कितना महान रहा होगा। महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़े थे, इसलिए महान नहीं है कि वो जीते थे या हारे थे, तमाम राजा युद्ध लड़े, तमाम राजा जीते हारे। महाराणा प्रताप कॉमन मैन के यदि हृदय में जाके बस गया तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी जो कैरेक्टर की विशेषताएं वो बड़ी अलग सी दिखाई देती है। कितना नैतिक चरित्र उन दिनों के अंदर दिखाना। कहते हैं रहीम जी के पास वो जब महिलाएं वापस पहुंची और उन महिलाओं ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे वो अमर सिंह तो ले गया था, पर महाराणा प्रताप ने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, हमें वापस भेजा, तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए और रहीम जी ने कहा था कि यह महाराणा प्रताप मैं नहीं जानता ये मुगलिया सल्तनत भारत में कितने सालों तक रहेगी, मैं नहीं जानता इस अकबर का राज भारत में कितने सालों तक रहेगा। महाराणा प्रताप इस बात को मैं ठीक और भली भांति जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तुम इस भारत में याद किए जाओगे। कोई आपका दुश्मन आपके बारे में तारीफ करे उससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ भी नहीं। तो महिलाएं कहां से गिरफ्तार की गई थी, शेरपुर। कहां से, तो लिखो शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट, शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट 1580, शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट। लिखो अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया। बट महाराणा प्रताप सेंट देम बैक विद रेस्पेक्ट। लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया। बट महाराणा प्रताप सेंट देम बैक विद रेस्पेक्ट। लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया। बट महाराणा प्रताप सेंट देम बैक विद रेस्पेक्ट। महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया। अब भाई अकबर को ये बात पता चलेगी रहीम जी की बेगमों को ले गए थे, तो अकबर ने रहीम जी का, रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाइयां संभल ही नहीं रही, महाराणा प्रताप को क्या पकड़ के लेके आओगे, तो रहीम जी वापस चले गए। तो अकबर ने इस बार अपना एक और सेनापति चेंज किया, इस बार बड़ा डाकी टाइप का सेनापति भेजा, सुल्तान खान। क्या नाम था? महाराणा प्रताप अकबर का अंकल लगता था सुल्तान खान। तो अंकल को आगे, अंकल जाओ और जाके महाराणा प्रताप को पकड़ो। सुल्तान खान बड़ा गजब का सेनापति। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे महाराणा प्रताप को, जो सेना पहले से पड़ी हुई थी उसको पूछा भाई क्या कारण है। तो उनका साहब ये पहाड़ों के अंदर बैठे हैं, अपने पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं, और ये पहाड़ों से बाहर नहीं आ रहे, अपने अंदर जाते हैं तो अपने को ये मार लेते हैं, जो भील है वो हमला कर देते हैं। फिर दूसरा, अपने जब यहाँ मेवाड़ आके बैठे तो अपने सप्लाई कहाँ से लाएंगे। महाराणा प्रताप ने काम बड़ा जोरदार किया, अपनी पूरी पब्लिक को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया था, गांव सारे खाली कर दी जाए। क्योंकि यदि गांव के अंदर रहेंगे तो एक तो मुगल ये काम कर सकते हैं कि गांव को किसी को गिरफ्तार कर लेंगे पूरे को, और बाद में कहेंगे लोग गांव को बचाना तो बाहर निकलो। दूसरा ये, यदि अपने गांव में रहेंगे तो फसलें उगाएंगे, और फसलें उगाएंगे तो मुगल आएंगे तो फसलों को उठा के ले जाएंगे, उनको रसद मिल जाएगी, गेहूं मिल जाएगा, या जो भी अनाज होगा वो मिल जाएगा। इससे अच्छा अपने खेत में रहो मत, अपने सारे पहाड़ों में आ जाओ, अपनी व्यवस्था कर लेंगे कैसे करनी है वहां पर। और मुगल जब आएंगे तो गांव में खेतों में कोई भी उनको मिलना नहीं चाहिए, पानी पिलाने वाला ही नहीं हो, तो फिर उनको अनाज कहां से आएगा, तो अनाज मंगाना पड़ेगा अजमेर से। मुगलों का अड्डा कौन सा था? अजमेर। और अजमेर से जब उनका अनाज आएगा बीच में लूट लेंगे, ताकि उनकी इतनी दिक्कतें आए कि वो मेवाड़ के अंदर ढंग से रह नहीं पाए। मतलब ये दिक्कत है, मतलब अनाज लाने के लिए भी सेना लगानी पड़ती है। अब सेना लगा लगा के अनाज लाएंगे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएं, अकबर तो समझता नहीं है, भेज देता है हमें यहाँ पर।
तो सुल्तान खाने का अच्छा, तो वो पहाड़ से बाहर नहीं आते कि नहीं, और उनकी सप्लाई आराम से आ जाती है। हाँ साहब, उनके रास्ते खुले पड़े हैं, वो अपने रास्ते जानते हैं, वहां से आ जाते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं जहां से उनको अंदर सप्लाई पहुंचती है? कहा साहब एक रास्ता है देबारी का रास्ता। कौन सा रास्ता है? उदयपुर साइड में देबारी नाम की जगह, वहां से एक रास्ता पहाड़ों में घुसता है, वहां से आ जाता है। और का डूंगरपुर साइड से एक रास्ता घुसता है देवल, वहां से उनके पास सामान आ जाता है। और का पाली की तरफ से एक रास्ता घुसता है देसुरी, यहां से आ जाता है। और का इधर अजमेर राजसमंद की तरफ से एक रास्ता घुसता है दिवेर, यहां से सारा का सारा आ जाता है। 4D कौन कौन से रास्ते हैं? देबारी, देवल, देसुरी। उसने कहा रास्ते ब्लॉक कर दो, इन चारों रास्तों पे सेना लगाओ, ताकि अंदर किसी भी प्रकार की सप्लाई पहुंचे नहीं, और बाहर अपनी सप्लाई आराम से आती रहे। अपनी सप्लाई कौन से रास्ते से आती है? का दिवेर वाले रास्ते से, अजमेर वाले रास्ते से आती है। उसने कहा यहां मैं बैठा हूं, अपनी सप्लाई में रुकने नहीं दूंगा, बाकी सारे रास्ते ब्लॉक रखो, देखते हैं कितने दिन तक पहाड़ों में बैठेंगे। एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि इनकी सेना कम और अपनी सेना क्या है? ज्यादा। और उसने वास्तव में ब्लॉक कर दिया। महाराणा प्रताप पर अंदर बैठे वेट एंड वॉच में ही है कि कब जाए कब जाए, तब कुछ अपने कर सकते हैं, तब तक कुछ ही नहीं कर सकते। इन बिटवीन उस साल दशहरा आया। अपने यहाँ दशहरे पर हथियारों की पूजा होती है, तो जब दशहरे पर हथियारों की पूजा करते हैं, उसके बाद भले छोटा मोटा युद्ध करो पर युद्ध किया करते थे, छोटी मोटी को झड़पियों पर युद्ध वगैरह हुआ करते थे। दशहरे पे जो युद्ध होते हैं उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोला करते? टीका मतलब हथियारों की पूजा की, हथियारों के तिलक लगाया, टीका लगाया, उसके बाद जो युद्ध करने जाते, इसलिए क्या बोला करते? टीका दौड़। महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में हथियारों की पूजा की, हथियारों की पूजा करने के बाद कहा हाँ भाई अब बताओ कहां पे लड़ने के लिए चले? तो कहा भाई दुश्मन 4 जगह बैठा हुआ है। कहां बैठा है? देबारी, देवल, देसुरी और दिवे। पूछा मंत्रियों से कहां अटैक किया जाए? मंत्रियों ने कहा साहब देबारी, देवल या देसुरी, इन तीनों में से देख लो, कहीं पर एक जगह अटैक कर लेते हैं। क्यों? कि यहाँ दुश्मन की सेना थोड़ी कम है, मुकाबला थोड़ा बराबर हो जाएगा। अपने दिवेर के अंदर उनकी सेना बहुत ज्यादा है, अपने से है तो बाकी 3 जगह भी ज्यादा, पर यहाँ फिर भी थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। दिवेर में बहुत ज्यादा सेना पड़ती है उनकी, वहां नहीं जाना। और फिर दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, तो महाराणा प्रताप ने कहा फिर यार दिवेर पे ही करते हैं, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम दिवेर जा सकते हैं। वो पूरे निश्चिंत है कि वो 3 जगह तो आएंगे लेकिन दिवेर आएंगे नहीं। इसलिए 1582 के उस साल दिवेर पर हमला करते हैं। कहां पर हमला करते हैं? मुगलों की पूरी फौजी काट दी थी, भयंकर ही मारा था, सुल्तान खान समेत सबको मार मोड़ दिया था। इतना मारा था इस दिवेर वाले युद्ध के अंदर की बाद में 36,000 मुगल मेवाड़ में सरेंडर करते हैं। जगह जगह उन्होंने सरेंडर किया, बापूड़ो मारना मत रहे, तुम कहोगे वैसे कर कुरा लेंगे। लेकिन दिवेर का युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक थी उस टाइम की। राजसमंद में जगह पड़ती है दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर, दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। राजसमंद में दिवेर है ना। देखो प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी, प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी, प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी। प्रताप के बेटे उनका नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह ने सुल्तान खान को मारा था, लिख लो। अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार दिया। अमर सिंह मर्डर्ड सुल्तान खान, या अमर सिंह किल्ड सुल्तान खान। अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार दिया। अमर सिंह किल्ड सुल्तान खान। अमर सिंह ने किसको मार दिया? सुल्तान। कदे अमर सिंह ने सुल्तान खान के भाला मारा था, तो भाला आर पार निकल गया था उसके। जब मुगलों की हार हो गई, या तो भाग गए मुगल सैनिक, या मर गया, घायल पड़े थे, तो महाराणा प्रताप घायलों को देख रहे थे, भाई घायल कौन है, उनको उठा के लेके आते हैं। तो पता चला कि भाई सुल्तान खान घायलों में पड़ा, तड़फ रहा है, मरा नहीं है। तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए गए कि भाई बड़े भले ही दुश्मन है, पर दुश्मन से अंतिम समय में मुलाकात तो की जा सकती है। और सुल्तान खान को पूछा कि भाई तेरे को अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो मर रहा था वही बेचारा, तो उसने कहा यार मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे बाला मारा है। मैं सुल्तान खान हूं, मेरे सामने कोई आ जाता ना उसको डर लगता है, और यार उस लड़के ने बाला मेरे आर पार निकाल गया यार। तो महाराणा प्रताप लगा अरे मरने वाला है, अमर सिंह कैंप में बैठा था, अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक ये मरमुरा जाएगा। तो एक पास में दूसरा सैनिक खड़ा था, उसको कहा ये है, इसने मारा है। उसने उस सैनिक की तरफ देखा, इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं। इसकी औकात है क्या सुल्तान खान को मारे? सही बंदा है तो लाओ, नहीं तो रहने दो। तो अमर सिंह को बुलाया कैंप में से। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह आया था, कहा ये मेरे वाला ही है, इसने मारा था आपके। सुल्तान खान उसकी तरफ देखा था कि हाँ तुम यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो, और वास्तव में यार तेरी आंखों में मैंने जो चिंगारी देखी थी वो भयंकर वाली थी, और तू गजब का योद्धा है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद सी होने लग गई। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को कहते हैं कि इसके मुंह में गंगा जल डाल दे, कि मरते हुए आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। तो अमर सिंह उसको गंगा जल डालता है उसके मुंह में, पर उसकी सांसें नहीं निकलती।
होता क्या है कि जब आपका खून निकल रहा होता है तो तब तक आप नहीं मरोगे जब तक पूरा खून नहीं निकल जाएगा। पूरा खून निकलेगा तब मरोगे। अब खून यदि धीमे धीमे निकलेगा तो धीरे धीरे मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। खून फटाफट निकल गया तो जल्दी मर जाओ। उसके भाला धंस गया अंदर बेचारे के, तो खून धीरे धीरे टपक टपक के आए, तो ये तड़प है, मरे नहीं। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं कि इसका भाला खींच दे बाहर, ताकि एक साथ में भाला खींच जाएगा तो हाथों हाथ मर जाएगा, मरना तो ही बेचारा तड़पे क्यों। तो कहते वो इतना मोटा आदमी था यूं कि उसके भाला इतना अंदर घुस गया कि अब वो भाला निकले नहीं। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर रख के खड़ा होता है, भाला खींचता है, तब सुल्तान खान मरता है। अमर सिंह वो था जिसने सुल्तान खान जैसे डाकी को मार दिया था, भाला आर पार कर दिया था। हम बचपन से अमर सिंह के बारे में कहानियां सुनते आए कि एक दिन वो घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया था। है ना, छोटी क्लासों में कविताएं लगती थी कि हरे घास री रोटी ही जिद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, रणारो सुत्यो दुख जाग्यो। और अपने लगता है कि अमर सिंह तो अंगूठा चूसता ही रहता था, है ना, घास की रोटियां खा रहा था और वन बिलाव उसके हाथ से छीन के भाग। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। अमर सिंह का जन्म कब हो गया था? मैंने देखो कल भी आपको एक बात बताई थी कि उदय सिंह ये पोता हुआ था। उदय सिंह धोख लगाने के लिए एक लिंग जी गए थे, उदयपुर की स्थापना की थी, बताया था। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई? वो पोता अमर सिंह है। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम कितने साल का वो? 17। कितने साल का है? तो हल्दीघाटी वाले युद्ध में उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर, कि यदि हम हल्दीघाटी में लड़ेंगे, उदयपुर में महिलाएं और बच्चे थे, यदि मुगल इधर अटैक कर दे तेरे को ध्यान रखना है। तो हल्दीघाटी वाले युद्ध में तो उदयपुर की तरफ था, इसलिए युद्ध में आया नहीं। बाकी 1580 में तो वो शेरपुर से अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तारी कर लेता है। 21-22 साल का तो है। और 2 साल बाद 23 साल का जब वो 1582 में, तब तो बाकायदा सुल्तान खान को मारता है। तो ये युद्ध महाराणा प्रताप से भी ज्यादा किसकी बहादुरी का युद्ध है? वो कविता है। कविता के लिए हम कवि के लाख लाख आभारी हैं, पर कविता और कहानियां इतिहास नहीं होती। कविता और कहानियां है। हमने इतिहास को और कविता कहानियों को मिक्स कर दिया, इस चक्कर में अपनी हिस्ट्री गड़बड़ा गई। इसलिए कभी घास के अंदर उदय सिंह को ले जाना पड़ता है, कभी घास की रोटी किसको खिलानी पड़ती है। और मुझे तो वैसे भी लगता है काय घास की रोटी खाई होगी, सब पालक परांठे खाए होंगे। उसको बाद में अपने कह दिया क्या कर रहा है, राजा का बेटा था। पर वो संघर्ष दिखाने के लिए कभी नहीं कहा, देखो कितना संघर्ष किया, कैसी रोटी खानी पड़ रही थी, घास की रोटी खानी पड़ रही। पर अब की बार यदि आपको कोई सुनाए घास की रोटी कहानी, तो आप मन ही मन मुस्कुराना, बताना मत किसी को, अगर आप मुस्कुराना कि हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब हमें बताया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें एक दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं। जेम्स टोड इस युद्ध के बारे में कहता है कि युद्ध मेवाड़ का मैराथन है। क्या कहता है इस युद्ध को? मेवाड़ का। मैं बताऊंगा मैराथन क्या होता है, एक बात लिख लो। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। और सुल्तान खान मर गया तो अकबर ने कहा सेनापति अब की बार कौन जाएगा? सेनापति ने कहा साहब दिक्कत यह है, क्यों जाना है, क्यों मरवाना चाहता है वहां पर? सेनापति ने मना किया तो एक सेनापति तैयार हुआ, जगन्नाथ कछवाहा। कौन तैयार हुआ? मानसिंह का अंकल है, हल्दीघाटी में लड़ चुका है, उदयपुर बाद में पोस्टिंग थी। जगन्नाथ कछवाहा ने कहा मैं देख लूं एक बार। हाँ तू देख ले। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा अटैक करता है। कौन अटैक करता है? लिख लो। 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी, 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी, जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जगन्नाथ कछवाहा अटैक्ड ऑन मेवाड़। जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जगन्नाथ कछवाहा अटैक्ड ऑन मेवाड़। जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। देखो यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक फ्रॉम अकबर साइड ऑन प्रताप। यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक फ्रॉम अकबर साइड ऑन प्रताप। यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक फ्रॉम अकबर साइड ऑन प्रताप। देखो प्रताप की डेथ होती है 97। कब होती है डेथ? 97। अकबर लास्ट अटैक कब करा है? 1585। क्योंकि अकबर प्रैक्टिकल बंदा है। अकबर के समझ में आ गई थी कि अपनी पार पड़ेगी। इस 12 साल में अकबर ने खूब, ये नहीं कि अकबर को शांति धारण कर लेता चुपचाप बैठ गया। अकबर ने अफगानिस्तान की तरफ अटैक किया है, पंजाब पर अटैक किया है, कश्मीर पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, उड़ीसा पर अटैक किया है, साउथ इंडिया पर अटैक किया है। मतलब वो राजा
जो पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिंध सब तरफ अटैक कर रहा है, जबकि जो वो दिल्ली से दूर दूर पड़ते हैं, वो दिल्ली के ठीक नाक के नीचे मेवाड़ पड़ा, यहाँ पर कोई अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब अकबर बेहद समझदार है, उसके समझ में आ गया कि आरएस में अपनी पार, अपने पटवारी ग्राम सेवक दे के देख लेते हैं, इधर अपने पंगा लेना। इस बार महाराणा प्रताप गुस्सा आया कि जगन्नाथ कछवाहा आमेर का है, मानसिंह का अंकल है। तो लगा यार कभी तो मानसिंह समझाने आता है, कभी भगवंत दास समझाने आता है, कभी मानसिंह लड़ने आता है, कभी जगन्नाथ कछवाहा लड़ने आता है। मेरी लड़ाई मुगलों से, आमेर वालों से थोड़ी है, और आमेर वालों तुम मुगलों की तरफ से आओगे। लो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बार महाराणा प्रताप आमेर पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? ये मालपुरा छीन लिया। टोंक में जगह पड़ती है मालपुरा, तो मालपुरा बहुत पैसे वाली जगह थी, बहुत व्यापारिक मंडी थी। मालपुरा का टैक्स आमेर वाले लिया करते, लेकिन उस पर कब्जा कौन कर लेता है? प्रताप। ताकि आमेर वाले, अब यदि अकबर आमेर वालों को कहेगा कि भाई लड़ने के लिए जाओ, उनका ऐसा मालपुरा के आगे आमेर ही है, फिर वो उस पर और कब्जा करेगा। तो उसके बाद 1597 में जब तक प्रताप की डेथ नहीं हुई है, अकबर की तरफ से कोई हमला, जैसे प्रताप की डेथ हुई अकबर ने वापस हमले करने शुरू किए, लेकिन प्रताप की डेथ तक उसने कोई भी हमला नहीं किया। लिख लो, प्रताप ने आमेर पर आक्रमण किया। प्रताप अटैक्ड ऑन आमेर। प्रताप ने आमेर पर आक्रमण किया। प्रताप अटैक्ड ऑन आमेर तथा मालपुरा पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड मालपुरा। तथा मालपुरा पर अधिकार, अब तो जिला बना दिया मालपुरा को, तथा मालपुरा पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड मालपुरा। अब एक समस्या तो वैसे कम ही होगी, पहले यूं हर बार सर ये कौन से जिले में है, अब जो जल जगह लगा वो सब जिले हैं। अशोक जी ने कहा मैं इतने जिले लिखवा दूंगा कि आपको अब जिले पढ़ने की आवश्यकता। आपने कुछ लिखा है, इसका मतलब वो क्या है भाई? जब अपना 1956 में अपने राजस्थान में जिले थे 26, कितने थे? बाद में 27वां बनाया था अपना धौलपुर। 28, 29, 30 बनाए थे आपके दौसा, 12 और राजसमंद। 31वां बनाया था हनुमानगढ़। 32वां बनाया था करौली और 33वां बनाया था प्रतापगढ़। ये 2008 तक की बात। कब तक की बात है? 2008। मतलब 1956 से लेके 2008 तक ले दे के जिले बने थे 7। कितने जिले बने? 7। फिर अशोक जी ने कहा जिलों की लगा दूं डेयरी में तुम लाओ मेरे पास, किसको बनाना? दूदू लो, दूदू को जिला बनाया जाए, है ना। दूदू पहले थी ग्राम पंचायत, फिर भी नगर पालिका, और फिर क्या बना दिया सीधा। तो मैं एक दिन क्लास में सरा था बच्चों को कि भाई तुम बता दो रे तुम्हारे गांव को भी जिला घोषित करवाना हो तो करवा देंगे, उधर मेरी जानकारी है, कह देंगे इनके गांव को भी जिला घोषित कर दो। एक स्टूडेंट खड़ा, उसने कहा सर हमारे खाली प्लॉट पड़ा उसको करवा दो वह बात तो सही यार, कर तो ऐसे ही रहे हैं सारे। तो मालपुरा भी अपने आप में अब क्या है? जिला है भाई। तो आमेर वालों से क्या छीन लिया था? माल। फिर अब जब मुगलों के हमले होने बंद हो गए, तो अब मुगलों के हमले बंद हुए थे, बाकी मुगलों की सेना अभी तक यहाँ बैठी थी, जिन अलग अलग जगह पर बैठी है वहां पर। अब महाराणा प्रताप ने सेना हटानी शुरू की, तो बाहर प्रताप पहाड़ों से बाहर निकल के आए, और बाहर निकल के आके अपनी एक राजधानी बनाई, चावंड। कौन सी बनाई? और मुगलों के जहां जहां अड्डे थे अड्डे उड़ाने शुरू किए। लिखो, प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड उदयपुर में जगह पड़ती है। प्रताप मेड चावंड एज हिज कैपिटल। उदयपुर। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप मेड चावंड एज हिज कैपिटल। और जिन जिन इलाकों में मुगलों की फौज बैठी थी उन सब जगह से मुगलों की फौज को उड़ाना शुरू किया। फाइनली 2 किलों पर कब्जे नहीं कर पाए थे, बाकी सारे किलों पर दोबारा कब्जे हो गए थे। ये तो चित्तौड़गढ़ और एक मांडलगढ़। कौन कौन से 2 किले? लिख लो, चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मांडलगढ़। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप रिकैप्चर्ड एंटायर मेवाड़। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप रिकैप्चर्ड एंटायर मेवाड़। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। इनकी ये लोग तैयारियां कर ही रहे थे कि भाई कैसे क्या करना है। एक बार नए हथियार खरीदे थे, उनमें एक नया धनुष था, उस धनुष को ट्राई कर रहे थे। अगले वाली डोरी होती है धनुष की, वो टूट गई तो झटका लगा, पीछे गिरे तो एक तो आंतें खिंच गई, एक पीछे गिरने से सिर में लग गई। तो अब साइंस में पढ़ते हैं रक्त का थक्का जमना, क्लोट बन जाता है, क्लोट। अब तो इलाज हो गया, उस टाइम इलाज होते नहीं थे, थोड़े दिन बीमार होगी क्या होगी? डेथ। तो प्रताप की चावंड में डेथ होती है 19 जनवरी को। कब होती है?
लिख लो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को और 19 जनवरी 1597 एडी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 एडी चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप डाइड एट चावंड। चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप डाइड एट चावंड। वहीं चावंड के पास में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। उस गांव का नाम है बांडोली। क्या नाम है? तो प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? बांडोली। लिख लो प्रताप की छतरी बराबर बांडोली। सेनेट ऑफ प्रताप वहीं उदयपुर में बांडोली नाम की जगह। आठ खंभों की छतरी है भाई। कितने खंभों की है? 8। लिख लो 8 पिलर्स। कहां पर है प्रताप की छतरी? बांडोली। बांडोली। बीच में चावंड से पहले थोड़े टाइम के लिए एक राजधानी और रखी थी, थोड़े से टाइम के लिए रखी। उसका नाम था आवरगढ़। क्या नाम था? यही नीचे एक हेडिंग डालो, लिखो आवरगढ़। इसे में लिखो आवरगढ़। उदयपुर में जगह एक आवरगढ़। यह प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। इट वॉज टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप। यह प्रताप की अस्थायी राजधानी थी, बीच में थोड़े टाइम के लिए रखी। इट वॉज टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप। यह प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। यहीं पास में एक जगह पड़ती थी मायरा की गुफा। यहां पर अपने हथियार वगैरह रखते थे। लिख लो मायरा की गुफा। मायराज के हथियार रखते थे। जहां पे हथियार रखते हैं उसको बोलते हैं शस्त्रागार। क्या बोलते हैं? शस्त्रागार, आर्मरी। तो कोई पूछे भाई महाराणा प्रताप के हथियार रखने की जगह कौन सी थी? तो कौन सी थी? मायरा की गुफा। तो मायरा की गुफा में क्या रखते थे? अपने शस्त्र रखते थे। और टेम्पररी कैपिटल कहां बनाई थी? प्रताप को दो लोगों ने आर्थिक सहायता दी थी। एक थे भामाशाह और एक थे ताराचंद। कौन कौन थे? लिखो, दो नाम लिखो इसी में, भामाशाह तथा ताराचंद। भाई थे दोनों। सेठ थे। इनके पिताजी हुआ करते। इनके पिताजी का नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। वो उदय सिंह के टाइम में उदय सिंह का खजाना संभालते थे। कोषाध्यक्ष होता है एक प्रकार से, कोषाध्यक्ष थे, खजाना संभालते थे। प्रताप जब लड़ने लगे, प्रताप को लगा कि यार मुगलों हल्दीघाटी युद्ध के बाद लगा कि लड़ाई तो लंबी चलेगी, लड़ाई तो समाप्त होने का नाम है नहीं लेगी, तो आप इतने रुपए कहां से लाएंगे? तो प्रताप के दिमाग में था कि गुजरात में मुगल टैक्स लिया करते, तो उनके दिमाग में था कि यार गुजरात का टैक्स अपने लेते हैं, मुगलों के जो भी अड्डे हैं उनको लूटते हैं, उधर से उनका टैक्स लेते हैं, मुगलों के टैक्स से मुगलों के खिलाफ लड़ते हैं, अपने कहां से पैसा लेके आएंगे? तो प्रताप गुजरात की तरफ जा रहे हैं। उधर रास्ते में गांव है चूलिया। कौन सा गांव है? उस चूलिया गांव में दोनों भाई मिलते हैं। कौन कौन दोनों भाई बताओ देखिए। और इन्होंने महाराणा प्रताप कहा कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, गुजरात की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो अपने मेवाड़ में रह के लड़ो, पैसे की व्यवस्था हम कर लेंगे। अरे कहां से करोगे, कहां से लेके? इनका ये पड़े खूब सारे। ये कहां से आए? इनका ये मेवाड़ का खजाना है, आपके पिताजी के टाइम से हमारे घर पर रखा हुआ था, ये पड़ा है। का और रुपए की आवश्यकता पड़ेगी? उनका ये और पड़े। ये कहां से? ये हमारा पर्सनल है, खजाना हमारे पास पड़ा था, वो रखिए तो आपका ही है, हमारे दोनों भाइयों के पास पड़े थे, ये भी आपके। प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे इतने रुपए ला के दिए थे कि महाराणा प्रताप 25,000 सैनिक 12 साल तक रख सकते हैं। कितने साल तक? 12 साल तक 25,000 फौजियों का खाना पीना, घोड़ों का दाना पानी, कोई हथियार वगैरह कुछ भी लाने देने की आवश्यकता। और क्या चाहिए? सेना ही तो चाहिए आपको, लो हम व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी देखी जाएगी। अपने प्रताप भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यार इतना विश्वास वाला आदमी जो ऐसे संकट के टाइम में काम आया, तुझे तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, इसलिए क्या बनाया जाता है तुझे? प्रधानमंत्री। हम भामाशाह कहते हैं कि वो मेवाड़ का उद्धारक था। क्या था? मेवाड़ का उद्धारक। मतलब मैंने बताया था बचाने वाला, जो मेवाड़ को बचाए वो कौन होता है? उद्धारक। किसी टाइम हमीर ने बचाया था तो हमीर मेवाड़ का उद्धारक है। अब भामाशाह बचा रहा है तो कौन उद्धारक है? लिखो, लिखो, चूलिया नामक गांव में, एट विलेज नेम्ड चूलिया, गुजरात। चूलिया नामक गांव में, एट विलेज नेम्ड चूलिया, इन्होंने प्रताप से मुलाकात की। दे मेट प्रताप। इन्होंने प्रताप से मुलाकात की। दे मेट प्रताप।
प्रताप से मुलाकात की तथा प्रताप की आर्थिक सहायता की एंड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रताप, तथा प्रताप की आर्थिक सहायता की एंड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रताप, तथा प्रताप की आर्थिक सहायता की एंड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रताप। लाइन चेंज करके लिखो। अब प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। नाउ प्रताप कुड मैनेज 25,000 सोल्जर्स फॉर 12 years। अब प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। नाउ प्रताप कुड मैनेज 25,000 सोल्जर्स फॉर 12 years। 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप अपॉइंटेड भामाशाह एज पीएम। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप अपॉइंटेड भामाशाह एज पीएम। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप अपॉइंटेड भामाशाह एज पीएम। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। क्या कहते हैं मेवाड़ का? तो उद्धारक मतलब बचाने वाला, है ना। अब इतना दिमाग नहीं लगाना कि सर हमीर है या भामाशाह है, दोनों है। फिर स्टूडेंट अगला दिमाग लगाता है, क्वेश्चन में दोनों आ गए तो, क्वेश्चन आ गया तो मैं कहता हूं क्वेश्चन में या तो भामाशाह आएगा या क्या आएगा, हमीर। तो सर दोनों आ गए तो फिर ऑप्शन आएगा 1 व 2 दोनों। सर ऐसा ऑप्शन नहीं आया तो आरबीसी डिलीट कर देगी। और तो के कोई भी इलाज, है ना। ऐसे तो पैदल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट लगा के आए करो सारे। पैदल आ रहे हो फिर भी हेलमेट, क्या पता गाड़ी आ जाए तो रॉन्ग साइड से आगे टक्कर मार दे, तो इनके कोई भी इलाज नहीं। उस तब हमीर ने बचाया, इसलिए हमीर मेवाड़ का उद्धारक। अब भामाशाह बचा रहा है तो कौन है? और भामाशाह कितने पॉपुलर हुए, कितने ज्यादा पॉपुलर हुए कि आज दिन तक जो कोई दान देता है उसको हम क्या कहते हैं? सरकार बाकायदा, आप सरकारी स्कूलों में जाओ वहां पे लगा होगा भामाशाहों की सूची, है ना, लिस्ट ऑफ भामाशाह। हॉस्पिटल में पैसे दिए तो साहब भामाशाहों की सूची। तब मुझे कई बार लगता है अरे यार हमने भामाशाह को इतना याद रखा, ताराचंद को याद ही नहीं किया। हमें ताराचंद को भी याद करना। वो दिन कब आएगा जब अखबार में आएगा ताराचंदों की सूची। आपको अजीब लग रहा है कि सर ताराचंदों की सूची तो कैसा लगेगा, पर भामाशाह भी एक नाम है, ताराचंद भी एक है। हम सब ताराचंद को याद रखेंगे। आज के बाद आपका कोई दोस्त यदि आपको पैसे दे तो आप कहना तू मेरा, क्या होगा वो आपका? ताराचंद होगा। तो कौन कौन दो भाई थे बताओ देखे। देखो प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रताप। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रताप। ये तो मालपुरा पर कब्जा किया था, तो मालपुरा में एक मंदिर बनवाया था, नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा बनवाया था? लिख लो। मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया। he built नीलकंठ महादेव टेम्पल एट मालपुरा। मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया। he built नीलकंठ महादेव टेम्पल एट मालपुरा। मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया। he built नीलकंठ महादेव टेम्पल एट मालपुरा। फिर राजधानी कौन सी बना ली थी? चावंड। चावंड के अंदर एक तो अपने रहने के लिए बनाया महल, एक तो बनाया चामुंडा माता का मंदिर। राजा देखो जहां भी राजधानियां बनवाते वहां पर मंदिर बनवाते थे ना। आप देख लो बापा राव ने नागदा को राजधानी बनाया तो किसका? एकलिंग से। अल्लाटाहड़ गया तो किसका? वराह। हमीर आपका चितौड़ा है तो कौन? बरवड़ी माता। वैसे प्रताप जब चावंड जा रहे हैं तो कौन सी माता जी है? वहां चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं। अपने रहने के लिए राजा ने खुद ने अपने रहने के लिए बनवा लिया महल। तो भाई मेरे रहने के लिए महल होना चाहिए। जनता के पीने के पानी की व्यवस्था की जाए तो जनता के लिए बनवाई बावड़ी। क्या बनवाई? बावड़ी मैंने बताई थी। ऐसे कुएं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है उनको क्या बोलते हैं? तो चावंड में क्या क्या बनवाया गया बताओ देखिए। चामुंडा माता मंदिर, महल और बावड़ी। देख लो। चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण करवाया। he built चामुंडा माता टेम्पल, पैलेस एंड स्टेपवेल एट चावंड। चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण करवाया। he built चामुंडा माता टेम्पल, पैलेस एंड स्टेपवेल एट चावंड।
चामुंडा में किस किस का निर्माण करवाया बताओ देखिए। चामुंडा माता का मंदिर, महल और बावड़ी। मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण करवाया। अच्छा, चावंड से मेवाड़ की चित्रकला शुरू होती है। क्या शुरू होती है मेवाड़ की? सुनना देखो, राजस्थान में सबसे अच्छी यदि पेंटिंग कहीं की मानी गई तो कहां की मानी गई? मेवाड़। और मेवाड़ की वो पेंटिंग यदि शुरू हुई थी तो कहां से शुरू हुई थी? चावंड। अब यदि चावंड से शुरू हुई थी किसके टाइम में शुरू होगी? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के टाइम में चावंड से मेवाड़ चित्रकला उसका स्वतंत्र विकास, पहले से बन रहे थे पर ढंग से इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट उसका कहां से शुरू हुआ था? चावंड। देख लो, चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वाज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वाज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वाज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। मुख्य चित्रकार लिख लो, चित्रकार कौन थे? निसारदीन। मेन पेंटर लिख लो, निसारदीन। कोई पूछेगा निसारदीन कहां की चित्रकला का चित्रकार था तो कहां क्या था? मेवाड़ या चावंड? कुछ ही का दो। कौन से राजा के टाइम का था तो कौन से राजा के टाइम का? महाराणा प्रताप। क्या नाम है चित्रकार का? निसार। अब लिख लो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। पहले बंदे का नाम लिखो, चक्रपाणि मिश्र। मैं बुक्स के नाम लिख रहा हूं, एक बार उतार लो, फिर अपने एक एक की बात करेंगे। बताओ कौन कौन सी किताबें? राज्याभिषेक, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ। क्या क्या नाम दोबारा बताओ एक बार? राज्याभिषेक, मुहूर्त माला, और किसने लिखी थी? चक्रपाणि मिश्र। किसने लिखी थी? अब एक एक आप पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बुक का नाम क्या है? जैसा नाम वैसी बुक है। राज्याभिषेक की जानकारी वाली, कोरोनेशन, राज तिलक की जानकारी देती है, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? कहते महाराणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक के बाद ये बुक लिखवाई थी कि यार लोग भूल जाएंगे राज तिलक कैसे किया जाता है, उसकी भी तो प्रणाली होती है, कौन से मंत्र बोलने, क्या करना क्या नहीं करना। और ये बुक इतनी पॉपुलर हुई थी कि बाद में जहां कहीं भी राज तिलक का कोई फंक्शन होता तो कौन सी बुक को पढ़ के करते? राज्याभिषेक। दूसरी कौन सी है? मुहूर्त तो समझ गए ना, कौन सी चीज के लिए कौन सा मुहूर्त। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है वो कौन सी है? मुहूर्त में। तीसरे वाली किताब बड़ी महत्वपूर्ण, स्टार लगाओ, विश्व वल्लभ। 2016 के मेंस में और क्वेश्चन था ये, विश्व वल्लभ। देखो तो जिनके पीछे वल्लभ लगता है ये ज्यादातर आपके निर्माण कार्यों की बुक होती है। देखो राजवल्लभ 14 अध्याय है, गांव, नगर, मंदिर, बाजार, किला, है ना, पढ़ा था हमने। इसके अंदर कहते महाराणा प्रताप को बगीचे लगाने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने चक्रपाणि मिश्र का एक ऐसी किताब लिखी जिसमें बता कि साहब बगीचे कैसे लगाए जाने चाहिए। तो इसमें दो चीजें, एक तो तालाब कैसे बनाए जाते हैं, बगीचे कैसे लगाए जाते हैं। तो उद्यान और तालाब, इनके निर्माण की जानकारी देने वाली किताब कौन सी है? लिख लो कोष्टक में, तालाब तथा उद्यान तथा तालाब निर्माण की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट गार्डन्स एंड पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। उद्यान तथा तालाब निर्माण की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट गार्डन्स एंड पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। बागवानी की है बेसिकली, था ना, हॉर्टिकल्चर जिसको अपने कहते हैं कि बगीचे वगैरह कैसे लगाए जाए। हाँ, चावुड में राठौड़ कुलदेवी किसने कहा तुम्हें चामुंडा माता है? मेहरानगढ़ में मंदिर है, कुलदेवी थोड़ी है वो। बाकी चामुंडा माता सेम ही है, वही है, यही। चलो इसके बाद दूसरे विद्वान लिखो।
लिखो हेमरत्न सूरी। मैंने बताया जिनके पीछे सूरी लगा होता है सारे कौन है? जैन राइटर है। हेमरत्न सूरी ने बुक लिखी गौरा, बादल, पद्मिनी, चौपाई। कौन सी बुक लिखी बताओ? देखिए, गौरा, बादल, पद्मिनी, चौपाई। गौरा, बादल, पद्मिनी जान गए? चित्तौड़ के पहले साके के नायक है। गौरा बादल सेनापति थे, पद्मिनी वहां की रानी थी। चौपाई का मतलब होता है चार चार लाइनों के पैराग्राफ होते हैं तब बोलते हैं चौपाई। क्या बोलते हैं? दो दो लाइनों के तब तो होता है दोहा। क्या होता है? दोहा। और चार चार लाइनें हो तो चौपाई। तो पैराग्राफ में चार चार लाइनें, इसलिए क्या हो गया? चौपाई। किसके बारे में जानकारी है? गौरा, बादल, पद्मिनी। किसके बारे में? इसका मतलब महाराणा प्रताप करें भाई, हमारे पूर्वजों को भी याद किया जाए। तो कहते हैं एक बार महाराणा प्रताप ने दरबार में कहा कि भाई अपने को गोरा, बादल को और उनको भी याद करना चाहिए, उन पे किताबें लिखवानी चाहिए। कौन लिखेगा? हेमरतन सूरी जी ने कहा साहब मैं लिख दूंगा। थैंक यू हेमरतन जी, आपने बात सुनी हमारी, लिखो। हेमरतन जी का सर दिक्कत दूसरी है, मैं जब किताब लिखूंगा तो मेरे परिवार को कौन पढ़ेगा? किताब लिखने के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? तो एक बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा अरे यार हेमरतन जी क्या छोटी बात किया, क्या पैसे पैसे करते हो, पैसे के लगा दूं। और सारे पैसे उन्होंने दिए हेमरतन जी के परिवार को इस बुक को लिखने के लिए। उस बंदे का नाम है ताराचंद। बंदे का नाम क्या है? भामाशाह ताराचंद दो भाई है। तो इस किताब के सारे पैसे जो दिए गए किसके द्वारा दिए गए? ताराचंद। ये तो याद नहीं रखना, अपने किताब का नाम याद रखना। अगले विद्वान का नाम लिखो, सादुलनाथ त्रिवेदी। कौन है सादुलनाथ त्रिवेदी? सादुलनाथ त्रिवेदी की बुक वगैरह अपने को नहीं पता, पर सादुलनाथ त्रिवेदी को महाराणा प्रताप ने गांव दान में दिया था। उस गांव का नाम है मंडेर। क्या नाम है गांव का? मंडेर नाम का गांव दान के अंदर दिया था। ये जानकारी मिलती है अपने को उदयपुर अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? उदयपुर से एक अभिलेख मिला है 1588 का। कब का अभिलेख है? उससे एक जानकारी मिलती है कि प्रताप ने कौन सा गांव दान में दिया था? मंडेर। लिख लो, प्रताप ने मंडेर नामक गांव दान में दिया था। प्रताप डोनेटेड विलेज नेम्ड मंडेर टू हिम। प्रताप ने मंडेर नामक गांव दान में दिया था। प्रताप डोनेटेड विलेज नेम्ड मंडेर टू हिम। प्रताप ने मंडेर नामक गांव दान में दिया। हल्दीघाटी के पास का गांव है, मंडेर नामक गांव दान में दिया था। यह जानकारी उदयपुर अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय उदयपुर इंस्क्रिप्शन। कोष्टक में 1588 लिख लेना। यह जानकारी उदयपुर अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय उदयपुर इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी उदयपुर अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय उदयपुर इंस्क्रिप्शन। कौन से अभिलेख से मिलती है? उदयपुर अभिलेख से मिलती है। कौन सी जानकारी? कि प्रताप ने कौन सा गांव दिया था? मंडेर। ये हल्दीघाटी के पास के कई गांव थे जो बांटे गए थे। अभी ना पहले जब मैं भी पढ़ाया करता या मैं जब पढ़ता था तो हम ये पढ़ते किताबों के अंदर कि भाई हल्दीघाटी का युद्ध ड्रॉ हो गया था। हल्दीघाटी युद्ध क्या था? भाई ना तो अकबर की जीत हुई ना प्रताप की हार हुई, या ना प्रताप जीता ना अकबर हारा। तो हम वो ही पढ़ते कि उसका कोई भी नतीजा निकला नहीं था, रिजल्ट लेस था, रिजल्ट नहीं निकला था। पर इतिहास ऐसा विषय जो रीराइटिंग की जाती है, पुनर्लेखन, नए फैक्ट आते हैं तो उसके आधार पर नया लिखा जाता है। तो बाद में अपने इतिहासकारों ने कहा कि नहीं साहब इस युद्ध में प्रताप जीता था। पर आप कोई भी बात, भले आप जीत बताओ भले हार बताओ, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। बिना एविडेंस के तो कोई मतलब नहीं। तो भाई क्या एविडेंस है कि प्रताप जीता था? तब उन्होंने एविडेंस दिए कि यार हल्दीघाटी के आसपास के गांव प्रताप किसी को दान में दे रहा है। इसका मतलब हल्दीघाटी के आसपास की जमीन किसके पास है? प्रताप के पास। क्योंकि यदि प्रताप के पास जमीन नहीं होती तो प्रताप दान में कैसे देता? और यदि हल्दीघाटी के आसपास की जमीन प्रताप के पास पड़ी, इसका मतलब हल्दीघाटी को तो प्रताप जीत गया। क्योंकि यदि अकबर ने जीता होता तो जमीन किसके पास होती? अकबर के। फिर आप दान कैसे दे दोगे? मेरे पास कोई चीज होगी तो ही तो मैं दान दूंगा। अभी मैं आपको कह दूंगा अरे तुम्हारे टेस्ट में नंबर आएंगे, मैं तुम्हें सोने की चैन दूंगा। आपको सर खुद तो पहन के आओ, खुद तो धागा बांध के घूमते हो और हमें क्या दे दोगे? सोने की। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस वो कि वो है। तो एक लॉजिक ये था, उन्होंने कई लॉजिक दिए थे हालांकि, उसमें एक लॉजिक ये था। बाकी और लॉजिक ये थे कि भाई अकबर का इतिहासकार है बदायूनी। कौन है? और बदायूनी कहता है कि हम बनास नदी के पास में 15 किलोमीटर भागे थे। तो कौन भागता है? हारा वाघ जीता हुआ।
मैं बदायूं नहीं कहता है कि हम रात को इतने भयभीत थे कि गोगुंदा में रात को नींद भी नहीं ली थी और रात को हमने दीवार चुन ली थी, तो इसका मतलब वो हारी भी साइड है इसलिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि अकबर ने मान सिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में जाना क्या करवा दिया। ऐसा कब होता है कि कोई दो सेनापति जीत के जाए, अकबर के पास गए, उन्होंने कहा अकबर जीत के, अकबर ने कहा भाग जाओ यहाँ से। मैंने कब कहा था जीत के आना है, हार के आओगे तो स्वागत करूंगा, जीते होगा कोई स्वागत है नहीं। फिर सबसे बड़ी बात, अकबर खुद अटैक करने के लिए आ गया था। इसका मतलब भयंकर वाला हुआ है भाई, कुछ ना कुछ चिरमिराट तकड़ी है, इसलिए आपको लगा कि अपने को जाना ही पड़ेगा वरना पार पड़ेगी नहीं। वरना बादशाह खुद कब आता है, उसी साल बादशाह आ गया, जून के अंदर मान सिंह और अक्टूबर के अंदर बादशाह खुद आ रहा है। तो ये इस वाले कई लॉजिक दिए थे, पर अपने ये वाला ध्यान रखना है। तो कई बार ये कोई पूछ लेते हैं कि सादुलनाथ त्रिवेदी को कौन सा गांव दान में दिया गया, तो कौन सा दिया गया, मंडेर। तब ये बड़ा चर्चाओं में रहा था उन दिनों में, ये लॉजिक तो मुझे याद है। दो विद्वानों के नाम और लिख लो। तो आजकल तो फिर बाद में वहां के वो जो लगे हुए थे हल्दी घाटी में वो भी चेंज किए गए, वहां पर लिखा गया भाई नहीं प्रताप की जीत हुई। क्या नाम बताओ, देखिए माला संधू और रामा संधू, क्या नाम है, माला संधू और रामा संधू। तो महाराणा प्रताप और सीधी सीधी बातें थी। हल्दी घाटी वाले युद्ध में कल हमने इतना पढ़ा था, युद्ध हुआ कौन किसकी तरफ से लड़ा, और उसकी खूब सारी और बातें कल मैं लगातार हम पढ़ रहे थे इसलिए पढ़ा नहीं, वापस हेडिंग डालो, देखो हल्दी घाटी युद्ध, उसके बारे में कई बातें और पढ़ते हैं, खूब सारी बातें हैं उसकी। दूसरी किस किस के बीच में हो रहा है, मुगल और मेवाड़। सुन लो एक बार, थोड़ा सा देख लो, बाद में एक साथ लिख लेना। हम दो तीन बातें लिखेंगे। एक हम ये लिखेंगे कि इस युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहां रुकी हुई थी, उनका मिलिट्री कैंप कहां पे था, और मेवाड़ वालों की सेना का मिलिट्री कैंप कहां पे था। एक हम लिखेंगे कि इसमें मुगलों की सेना कितनी थी और इसमें मेवाड़ वालों की सेना कितनी थी। एक ये लिखेंगे कि ये वास्तव में हाथियों की लड़ाई थी, इसमें हाथी खूब अच्छे लड़ रहे थे, तो मुगलों की तरफ से कौन से हाथी लड़ रहे थे और मेवाड़ वालों की तरफ से कौन से हाथी। तो हम मिलिट्री कैंप पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि मुगलों ने जो अपनी सेना रोकी थी वो एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है मोलेला। कौन सा गांव है, हल्दी घाटी के पास राजसमंद में गांव है मोलेला, वहां पर इनकी सेना थी। और मेवाड़ वालों ने अपनी सेना रोक रखी है गांव में, उसका नाम है लोसिंग। क्या नाम है, तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहां पर रुकी हुई थी, मोलेला, और मेवाड़ वालों की लोसिंग। सेना के बारे में दो बंदों के ओपिनियन है, एक बंदे का नाम है बदायूनी। क्या नाम है, बदायूं, जो अकबर का इतिहासकार था और खुद युद्ध के मैदान में आया हुआ था, यहीं पे खड़ा था, वो खुद ही लड़ा था युद्ध के अंदर। वो कहता है साहब हमारी तरफ से तो बंदे आए थे 5,000, कितने आए थे 5,000, और मेवाड़ वालों की तरफ से कितने आए थे 3,000, कल बताया था मैंने। हालांकि एक बहुत बाद के इतिहासकार हुए अपने, उनका नाम है श्यामल दास जी। कौन है, पढ़ा हमने, कवि राजा श्यामल दास जी। अब श्यामल दास जी वे अपने 1880 के आसपास, श्यामल दास जी कहते हैं कि नहीं साहब मुगलों की तरफ से आए थे 80,000, कितने आए थे, और हमारी तरफ से 20,000। पर ये घटना के 300 साल बाद में लिखा जा रहा था, तो घोड़मेल हुए बिना रहते नहीं। हम कहते हैं बदायूनी वाली बातें ज्यादा सच्ची है क्योंकि वो खुद ही था वहां, मैदान के अंदर था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मोटा मोटा ये था कि उधर से कितने थे 5,000, इधर से कितने थे 3। कल मैं बता रहा था कि मान सिंह जी हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, उसका नाम था मर्दाना, बताया था मैंने। तो मुगलों की तरफ से एक हाथी लड़ रहा है, उस हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। एक हाथी और था, उसका नाम था गजमुक्ता। क्या नाम था, तो मुगलों की तरफ से जो मुख्य हाथी दो लड़ रहे थे उनके नाम क्या थे, मर्दाना और गजमुक्त। इधर से इनकी तरफ से एक हाथी का नाम था लूणा। क्या नाम था, लूणा नाम का हाथी लड़ रहा था। एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था, कहते राम प्रसाद बहुत अच्छा लड़ रहा था, पर राम प्रसाद को जो हाथी को चलाने वाला जो महावत था, महावत समझते हो ना, हाथी चलाने वाला, उसके तीर लग गया तो महावत मर गया। महावत मर गया तो हाथी बेचारा भाग गया तो उसको मुगलों ने पकड़ लिया। मुगल पकड़ के अकबर के पास लेके गए, कहते अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदल के कर दिया था पीर प्रसाद। क्या कर दिया, उसने कहा आज के बाद ये राम जी का प्रसाद नहीं है, किसका प्रसाद है, पीर बाबा का प्रसाद है। तो राम प्रसाद का नाम बदल क्या कर दिया था, पीर। अब कोई पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगलों का मिलिट्री कैंप कहां था, मेवाड़ वालों का। मिलिट्री में बदायूनी कितने सैनिक बताता है, मेवाड़ में श्यामल दास जी कितने कितने बताते हैं, 80,000 और 20,000। मुगलों के हाथी कौन कौन से, मेवाड़ वालों के लूणा और राम।
उतार लो कैसे कैसे उतार लो, समझ में तो आ जाएगा ना, या लाइनें लिखवाऊं ये। मिलिट्री कैंप कहां कहां पे थे? बताओ, मुगलों की सेना कहां पे रुकी थी? मोलेला। मेवाड़ वालों की लोसिंग। बदायूं के अनुसार कितने फौजी? 5,000। इधर से 3,000। श्यामलदास जी के अनुसार कितने? 80,000 और 20,000। हाथी कौन कौन से? मर्दाना और गजमुक्ता। इधर से लूणा और राम प्रसाद। और राम प्रसाद का नाम वो पकड़कर मुगलों ने नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया। उतार लिया। नीचे एक लाइन लिखो, बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था, ताकि याद रहे भाई उसकी बात क्यों माने हम सच्ची। बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बदायूं पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बदायूं पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। तो उसने जो बताई है वो बातें थोड़ी ज्यादा ऑथेंटिक होगी कि युद्ध के मैदान में था। कहते हैं कि जब मुगलों की सेना, बदायूं लिखता है कि मुगलों की सेना भाग गई थी, वापस पीछे भाग गई थी। जब वो भाग रही थी तो पीछे एक फौजी खड़ा था मुगलों का, उसका नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम था? मिहत्तर खां नाम का एक फौजी खड़ा था। और उसने जब देखा बेचारे ने कि यार अपने वाली फौज तो भाग रही है, तो उसने अपने सैनिकों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, थोड़ा उनको डराने के लिए, और उसने पीछे से जोर से अल्लाह मचाना शुरू किया, भागो मत, अकबर खुद आ रहा है अजमेर से। कल मैं कह रहा था अकबर कहां तक साथ आया था? अजमेर। क्या अजमेर से रवाना हो गया अकबर, अजमेर से रवाना हो गया, और सेना आ रही है, सहायता आने वाली है, भागो मत, थोड़ी देर डट के रखना है। तो अकबर के आने की वो सूचना सुनी तो सैनिक थोड़ा रुके। ये तो कॉन्फिडेंस है कि बादशाह आ रहा है तो ठीक है, ये थोड़ा डर भी लगा कि भाग गए, अकबर आ गया तो बाद में क्या कहेगा। तो कोई पूछेगा कि युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना किसने दी थी? लिख लो। मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खां, मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खां, मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर। अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ, अबाउट अराइवल ऑफ अकबर। अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर। और सुनो देखो, कौन था युद्ध के मैदान में? खुद बदायूं। कौन था? बदायूं। बदायूं इस युद्ध का नाम देता है खमनोर का युद्ध, सॉरी गोगुंदा का युद्ध। क्या देता नाम इसका? गोगुंदा। देखो कल मैंने बताया था कि ये दो पहाड़ियों के बीच का, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां और एक तरफ पहाड़ियां कौन सी है? गोगुंद। तो वो इसका नाम हल्दी घाटी नहीं लिखता, वो क्या लिखता है इसका नाम? गोगुंद। और वो बार बार, देखो मैं कल से आपको बता रहा हूँ, वो कहता हम गोगुंदा गए थे, गोगुंदा रुके थे रात को वहां पे, तो उस युद्ध का नाम भी क्या देता है? गोगुंद। अकबर के दरबार में एक इतिहासकार और था, उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? वो इसका नाम देता है खमनोर का युद्ध। एक ने एक तरफ की पहाड़ियों का नाम दे दिया, दूसरे ने दूसरी तरफ की पहाड़ियों का नाम दे दिया। उसने युद्ध का नाम क्या दिया? खम।
तो कोई पूछेगा इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। अपने बाद के एक इतिहासकार रहे हैं, इनका अपने नाम है आदर्शी लाल श्रीवास्तव। क्या नाम है उनका, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव मैं देखो कल बता रहा था कि दर्रा क्रॉस करने के बाद एक मैदान में लड़ाई हुई, मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम था, तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव इस युद्ध का नाम क्या देते हैं, बादशाह बाग का युद्ध। तो कोई पूछेगा खमनोर का युद्ध किसने कहा, बताओ देखे, अबुल फजल ने। कोई पूछेगी इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, और बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा। अब सारे कह रहे तो जम्स तोड़ने का, मैं भी कह ही देता हूं थोड़ा बहुत कुछ। तो जम्स तोड़ने का कि मेवाड़ की थर्मोपोली है। क्या है मेवाड़ की थर्मोपोली, उतार लो वैसा कैसा उतार लो, किस किसने क्या क्या कहा। मैं थर्मोपोली अभी समझा दूंगा क्या है। बदायूं क्या बताता है इस युद्ध को, गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल क्या बताता है, खमनोर का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव क्या बताते हैं, बादशाह बाग का युद्ध। और टोड इसको क्या कहता है, मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। टोड ने दिवेर को तो क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन, और इसको क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली। उतार लिया। अब एक और लिखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व। थर्मोपोलिर में अभी समझा दूंगा, पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखो एक बात सुनना, अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया, हमारा देश उनके खिलाफ लड़ा। अंग्रेजों ने क्यों कब्जा किया हमारे देश पर, क्योंकि वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार। हमारा देश क्यों लड़ा उनके खिलाफ, क्योंकि हम चाहते थे हमारे घर में किसी का भी कब्जा होना, हमारा घर स्वतंत्र है, बाकी आपको जो करना है करो भाई साहब, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। हमारे घर में आओगे तो हम तुमसे लड़ाई करेंगे, भले तुम कितनी भी बड़ी शक्ति हो, पर हमारे घर में तो कब्जा करने नहीं। ठीक वैसा है कि आप अपने घर के अंदर है और कोई गुंडा आपके घर पे कब्जा करना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि आपके घर पे गुंडे को घुसने ना दें। ये लड़ाई सेम वैसी है। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, अकबर पूरे हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। वो एक कैसी शक्ति है, कैसी है, साम्राज्य। महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को आजाद रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि मैं, देखो मैंने नहीं लिखवाया इस बार कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते, प्रताप नहीं करना चाह रहा। प्रताप कह रहा मेरा मेवाड़ आजाद रहना चाहिए, बाकी को मेरे से कोई लेना देना। तो अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता की लड़ रहे थे। इसलिए जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था और भारत के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो सबसे अधिक बार यदि कोई याद किया गया तो महाराणा प्रताप है। बार बार क्रांतिकारियों ने याद किया कि वैसे ही लड़ेंगे जैसे कौन लड़े थे, जैसे महाराणा प्रताप ने अपने घर में लड़ाई की थी, अपने घर को दूसरों का अधीन होने नहीं दिया था, वैसे कि वैसे हम लड़ाई करें। हम आगे पढ़ेंगे कि कानपुर, यूपी में शहर है कानपुर, वहां से एक न्यूज़पेपर निकलता है, न्यूज़पेपर का नाम है प्रताप। पर कानपुर के अखबार का नाम प्रताप क्यों है, क्योंकि वहां के लोगों को भी मोटिवेशन कहां से मिल रहा है, प्रताप। हम आगे पढ़ेंगे 1915 की बात है, उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन सी जगह है,
बालासोर में हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने की फायरिंग में लड़ते हुए मारे जाते हैं। जतिन दास मुखर्जी एनकाउंटर में शहीद होते हैं। इधर से वो गोलियां मार रहे हैं, उधर से अंग्रेज उस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। वो जहां पर शहीद होते हैं वहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बूढ़ी लाल। क्या नाम है? बूढ़ी लाल नदी के पास 1915 में जतिन दास मुखर्जी नाम के हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ फायरिंग में लड़ते हुए शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय हमारे बंगाल के एक बहुत बड़े कवि हुए, उनका नाम था नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? नजरुल इस्लाम लिखते हैं कि वह नदी बूढ़ी लाल जहां पर जतिन दास मुखर्जी शहीद हुए, भारत की नई हल्दी घाटी है। भारत की 1915 में भी उड़ीसा की एक जगह की तुलना किससे की जा रही है? कि जतिन दास मुखर्जी उसी प्रकार लड़े थे जैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के अंदर लड़े। वो चाहते हैं कि हमारे देश पर दूसरे का कब्जा होना नहीं चाहिए। जतिन दास मुखर्जी भी चाहता हमारे देश पर दूसरे का कब्जा होना। आप विश्वास नहीं करेंगे, बंगाल में जो भी राइटर्स हुए थे उन्होंने मेवाड़ पर इतनी किताबें लिखी जिसकी हद नहीं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर पर बुक लिखी है जिनके हमने तो नाम नहीं सुने। हमने खाली चुंडा के बारे में पढ़ा, मेवाड़ का भीष्म, वो पूरी बुक्स लिख के गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का तो पूरा परिवार यही काम करता था मेवाड़ पे लिखने का। रविंद्रनाथ टैगोर खुद, उनके भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनकी बहन स्वर्ण कुमारी, ज्योतिरिंद्र, सबने मेवाड़ पर किताबें लिखी। पूरी एक अवनिंद्रनाथ टैगोर की तो पूरी एक बुक है राजकाहिनी, और राजकाहिनी में केवल मेवाड़ की कहानी और कुछ ही नहीं। तो मेवाड़ इस मामले में महाराणा प्रताप और मेवाड़ लोगों को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे? तो हल्दी घाटी के किस किस के बीच का संघर्ष है? पहले बड़ी मेरी बात लिखो, देखो यह हल्दी पूरा लिखो, या तो लिखो यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ क्षत्रिय स्वतंत्रता का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ क्षत्रिय स्वतंत्रता का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ क्षत्रिय स्वतंत्रता का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। किसके बीच का संघर्ष था? अच्छा मुझे बताओ, दोनों में अकबर और महाराणा प्रताप के पास में रिसोर्सेज किसके पास कम है? महाराणा प्रताप के पास रिसोर्सेज अकबर की तुलना में तो बहुत कम है भाई। महाराणा प्रताप के पास केवल मेवाड़, अकबर के पास पूरा हिंदुस्तान। उसने पूरे हिंदुस्तान की सेना, पूरे हिंदुस्तान का टैक्स, पूरे हिंदुस्तान के हथियार लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद बंदे ने हार नहीं मानी। इससे जो मेवाड़ में आशा का संचार हुआ और नैतिकता का संचार हुआ। किसका संचार हुआ? आशा। देखो मैं बताता हूं कैसे, एक बार एक लाइन लिख लो फिर मैं समझाता हूं। देखो, कम संसाधनों के बावजूद डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, कम संसाधनों के बावजूद डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, प्रताप ने अकबर का सामना किया था। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, प्रताप ने अकबर का सामना किया था। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, प्रताप ने अकबर का सामना किया था। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी अमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी अमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। आशा व नैतिकता का संचार। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने। अभी थोड़े दिन में आरएस का रिजल्ट आएगा, 17 नवंबर को आरएस का रिजल्ट आ रहा है। लास्ट इंटरव्यू 17 नवंबर को, 17 नवंबर को लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। दो प्रकार के इंटरव्यू छपेंगे अखबार में, 2-3 दिन तक अखबार में न्यूज आएगी, इसका सिलेक्शन हुआ, इसकी ये रैंक आई, ये हुआ, ये हुआ। एक कोई इंटरव्यू छपेगा, इंटरव्यू में आएगा कि राजस्थान में राहुल नाम के किसी एक बंदे की 5वीं रैंक आ गई, 4थी रैंक आ गई, कोई टॉप 10 में आ गया बंदा ना। अब राहुल का बैकग्राउंड दिया होगा, तो राहुल के बैकग्राउंड में होगा कि भाई राहुल ने 10th क्लास इस फलानी एक बड़ी सी स्कूल से पास की थी और 10th क्लास में परसेंटेज थे 90। 12th क्लास भी एक बड़ी सी स्कूल से पास की थी, 92 आए थे। उसके बाद में उसने इंजीनियरिंग की थी किसी आईआईटी से या किसी एक अच्छी कॉलेज से, उसने कहीं बीएससी की थी। उसके बाद में उसने कोचिंग भी की थी और फिर फाइनली उसकी रैंक आ गई टॉप 10 में। एक तो ये इंटरव्यू, उसमें ये भी आता है कि उसके पिताजी भी आरएएस है, उसकी मम्मी एसबीआई के अंदर मैनेजर है। एक और आता है
और उसके अंदर आता है कि भाई एक कोई XYZ और बंदा, आप कुछ ही मान लीजिए, मतलब अजय नाम है, कोई नाम है, अजय नाम है, और वो एक गांव का कोई लड़का है, और उस लड़के के पिताजी नहीं है, और 10th के बाद में उसकी पूरी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट ही हुई, और 10th में भी परसेंट आए थे उसके 60, 12th में तो आए 56, बाद में BA की उसके अंदर आए 52, और उसके बाद में उसने कोचिंग भी नहीं की, सेल्फ स्टडी की, और उसका सिलेक्शन हो गया, और उसकी रैंक आई 560। कौन सी रैंक आई? एक की रैंक है चौथी, एक की रैंक है 560। हमको मोटिवेट कौन करता है जब उसकी रैंक 560 है? फिर भी अपने को लगता है इसका हो सकता है ना, तो हमारा भी हो सकता है। अपने को राहुल मोटिवेट नहीं कर रहा, अपना उल्टा लगता है राहुल के चांटे लगाओ, चौथी क्यों आई, पहली आनी चाहिए थी। जब सब कुछ ही मिल रहा था तो फिर 3 रैंक पीछे क्यों रह गया, तेरी तो पहली आनी चाहिए थी। और उस बंदे के बारे में अपने को लगता है कि यार ये पेपर दे रहा था, ये भी तो बड़ी बात है, इसका नहीं भी होता ना तो भी हम इससे मोटिवेट हो जाते। तो ये, और इस पर मैं कहता हूं 1000 लोगों के सिलेक्शन होंगे, उनमें 4-5 सिलेक्शन ऐसे होंगे, बाकी जो सिलेक्शन होंगे ना 995, वो सारे के सारे वैसे ही होंगे जो इन्होंने कोचिंग भी की होगी, अच्छी पढ़ाई भी की होगी, इंटेलिजेंट भी रहे होंगे, पर हमें वो 5 लोग मोटिवेट करते रहते हैं। मैं कहूं यदि वो 5 लोग ऐसे सेलेक्ट ना हो, ऐसे 5 लोग भी ना हो, और सारे के सारे वो हो जाए जो डंकी स्कूलों में पढ़े, जिनके अच्छे परसेंटेज रहे हो, तो फिर आम औसत जो विद्यार्थी होते हैं ना वो पेपर देना ही बंद कर दे, और कहते यार अपने जैसे की पार तो पड़ती नहीं है, यहाँ पे तो सारे वो के वो होते हैं। अब वो 4-5 भी होते हैं ना, वो हमें लाइट दिखाते हैं, और वो प्रकाश दिखाते हैं, हमें वो रोशनी दिखाते हैं कि नहीं यार हमारा हो सकता है तो तुम्हारा भी हो सकता है। वरना यदि ऐसे 4-5 लोग नहीं हो तो फिर पहली बात तो अपने पेपर देना ही छोड़ दें। और यदि किसी की फिर भी जी में आएगी नहीं मेरे को तो RS बनना ही है, तो उसके लगेगा यार पेपर देने से तो पास होंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करने से तो क्या मतलब है, आगे से अपने बड़े बड़े लोग बैठे, सिलेक्शन तो उनका होगा। फिर अपने दिमाग में आता है कहीं से पेपर का जुगाड़ ही कर ले, नैतिकता खत्म होती है। क्या समाप्त होती है? नैतिकता समाप्त होती है। वरना अब यदि कोई अपने को आगे कहता भी है कि ला मैं तेरी को रिश्वत देके सिलेक्शन करवा दूंगा, आप नहीं भाई साहब मैं मेहनत कर लूंगा, मेहनत करने से हो जाता। कोई कहेगा मेहनत करने से क्या होता है, ना फलाना जी का हुआ था, उसका हुआ है ना, तो हमारा भी हो जाएगा। आशा दिखती है, हमें होप नजर आती है, मोरल वैल्यूज बढ़ती है। इस प्रकार की चीजें नहीं होती है तो मोरलिटी डाउन जाती है। प्रताप के पास संसाधन नहीं है, उसके बावजूद वो सामने जाके लड़ रहा है। जनता को लगता है कि यार राजा मरने से नहीं डर रहा, राजा हमारी रक्षा के लिए भिड़ गया जाके, भले उसके पास संसाधन नहीं थे, तो हमें भी अपने राजा की क्या करनी चाहिए, सहायता। लड़ाइयां केवल राजाओं की नहीं होती है, लड़ाइयां जनता की भी है। महाराणा प्रताप यदि अकबर के खिलाफ सक्सेस हो गए थे, उसका एक बड़ा कारण मेवाड़ की जनता है। कोई तो गेहूं ला के देता होगा, कोई तो घोड़ों के लिए दाना ला के देता होगा, किसी लोहार ने तो हथियार भी बनाए होंगे, किसी ने तो उनके कवच कपड़े भी तो तैयार शुरू किए होंगे। वो सारी की सारी जनता इकट्ठी हो गई थी, वो महाराणा प्रताप के साथ इस ढंग से इकट्ठी हो गई कि महाराणा प्रताप ने कहा पहाड़ों में रहेंगे, तो पूरी सेना के साथ पूरी जनता ही कहां चली गई। महाराणा प्रताप ने कहा आज अपने गोगुंदा है तो गोगुंदा, आज कुंभलगढ़ है तो अपने कुंभलगढ़, आज अपने अवरगढ़ है तो अवरगढ़, और आज अपने चावंड है तो चावंड। उसने नहीं कहा कि उदयपुर चलते हैं, अपनी राजधानी तो उदयपुर, अपने यहाँ कहां पहाड़ों के अंदर बैठे। उन्होंने कहा ना, जठराणो जी कब है बठे उदयपुर, जठराणो जी कब है बठे, जहां राणा जी कहेंगे उसी को हम क्या मान लेंगे, उदयपुर, मतलब उसको हम राजधानी मान लेंगे। राणा जी कहेंगे चावंड रहेंगे तो हम कहां पे चले जाएंगे, चावंड। तो आज दिन तक कहावत है कि जठराणो जी कब है बठे उदयपुर। गांव में भी कहते हैं उदयपुर कट है, जठराणो जी कब है। आज भी कोई बात की भाई मैं आपको कहूंगा यार ये काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, आपको सर आप जानो ना आपका काम जानो, आप कर दोगे हम कर लेंगे, तो उसका आज भी डायलॉग दिया जाता है सर आप जानो, जट राणो जी कहो बट उदयपुर, आप तो कर दो क्या करना है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। ये मेवाड़ की जनता है। आप कभी इस बात को सोच के देखिए, मैं जब हल्दीघाटी युद्ध में उन लड़ने वालों के नाम देखता हूं तब मुझे लगता है यार प्रताप इस मामले में कितने विजनरी राजा हैं कि ग्वालियर का राजा उनका साथ देने के लिए आया। ग्वालियर का हमारा सीधा सीधा क्या लेना देना है, पर ग्वालियर का राजा वो जानते हैं कि यार मुगलों के खिलाफ जो है उनका अलायंस बना लिया जाना चाहिए। मुगलों के खिलाफ यदि ग्वालियर का राजा, तो अपने साथ कौन होना चाहिए, ग्वालियर। मुगलों के खिलाफ अफगान है, इसलिए अपने साथ में कौन आना चाहिए, अफगान। तो कौन लड़ रहा है साथ में, हकीम खान सूर लड़ रहा है। मुझे और बड़ा लगता है कि आज भी गांव के अंदर हमारी कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि छुआछूत को हम मिटा नहीं पाए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य के बीच का भेदभाव है, जाति जाति के बीच का भेदभाव है। तो आज के 500 साल पहले उस बंदे के साथ में भील लड़ रहे थे। चलते युद्ध के अंदर ये तो कतई नहीं हुआ होगा ना कि महाराणा प्रताप ने भीलों को कहा होगा भाई तुम थोड़े इधर लड़ना और हम इधर लड़ेंगे, है अनटचेबिलिटी नहीं रखी होगी उस आदमी ने। ये भी नहीं कहा होगा कि तुम्हारा पानी का मटका अलग रख लो और हमारा पानी का मटका अलग है। युद्ध में तो कंधे से कंधा मिला के लड़े होंगे। एक राजा के साथ में जनता आ गई लड़ने के लिए, भील सामान्य लोग थे वो आगे लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़ाई महाराणा प्रताप की नहीं, लड़ाई मेवाड़ की लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है। वो क्या अपने जनता में लोकप्रिय राजा रहा होगा
कि उस राजा ने कसम खाई है अपने जनता के साथ कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे तब तक हम चैन की सांस से नहीं बैठेंगे, हम एक जगह नहीं टिक के बैठेंगे, हम अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हम अच्छे बिस्तरों पर सोएंगे नहीं, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, हम हार मानेंगे नहीं। उसकी जनता ने भी कसम खाई। उसकी जनता ने कहा कि जैसे राणा जी कहेंगे वैसे हम करेंगे, हम भी एक जगह पे टिक के बैठेंगे नहीं। उसके साथ कसम खाने वाली उस जनता में लोहे का काम करने वाले लोहार थे। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, मेवाड़ आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, आज हम स्वतंत्र है सब ढंग से। वो लोहार आज भी घूम रहे हैं, आज भी गाड़ियां ले लेके घूमते रहते हैं। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? एक राजा किस कदर अपनी जनता में समा गया होगा कि उन लोहारों ने अभी भी बैठने का नाम नहीं ले रहे। देश जब 47 में आजाद हो गया था ना, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आते हैं, बड़ा सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते हैं और लोहारों को बुला कहते हैं अब प्रताप का सपना पूरा हुआ है, भारत आजाद है, मेवाड़ आजाद है, प्लीज हम तुम्हें रुपए देंगे, तुम एक जगह घर बनाओ, यहां पे रहो। उनका ना, अब सौगन खाई हुई एक जगह टिक के बैठेंगे। मैं अभी भी हमेशा कहता रहता हूं कि आज भी किसी भी बंदे में, अपने राजस्थान के किसी बंदे में ये कभी भावना नहीं आती। जैसे मैं बीकानेर का हूं तो मेरे में ये कभी भावना नहीं आती कि मेरा देश बीकानेर है, जबकि 47 से पहले एक देश था बीकानेर अलग, 47 के बाद में वो किसमें शामिल किया गया? भारत में। पर ये फील नहीं आता किसी में, अपने ये फील नहीं आता कि मेरा देश जैसलमेर है, मेरा देश भरतपुर है, मेरा देश धौलपुर है, मेरा देश मारवाड़ है। मेवाड़ियों में अब तक ये फील है कि हम मेवाड़ी है। ये जो मेवाड़ का फील दिलाया था ये महाराणा प्रताप ने दिलाया था। मुझे याद है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, याद तो क्या है आपको लगेगा तेरे के जैसे याद है, तो उस टाइम था थोड़ी, मेरा पढ़ा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो अपने उदयपुर के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? उनसे एक पत्रकार पूछता है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है, क्या आप इसमें भाग लेंगे? पत्रकार का पूछना सही था क्योंकि जयपुर वाले मना कर चुके थे कि हम गांधी जी के आंदोलन में भाग नहीं ले। तो जयपुर जैसी बड़ी जगह मना कर रहे, तो उदयपुर वालों का क्या रुझान रहेगा, वो क्या किधर जाएंगे? तो माणिकलाल वर्मा से पूछा कि क्या वर्मा जी आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो माणिकलाल वर्मा उसको मुस्कुरा के कहते हैं कि तू यार शायद जानता नहीं, हम मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए थे, इस बार फिर बोलेंगे। ये जो संघर्ष की भावना है, ये जो लड़ने की भावना है, ये प्रताप दिखाता है, ये हल्दी घाटी का युद्ध दिखाता है। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवाद भरता है। क्या भरता है? हमारा देश मेवाड़ है, हमारे देश पर किसी का कब्जा होने नहीं देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना हमेशा ये होता था कि राजाओं की सेनाएं लड़ती है। मेरे से कोई पूछे कि खानवा युद्ध में कौन कौन लड़े थे, कि बाबर की सेना और सांगा की सेना। अच्छा, खातोली युद्ध में कौन लड़े? कि सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। कोई मेरे से पूछे कि यार उधर कुंभा के टाइम में सारंगपुर का युद्ध हुआ, कौन लड़े? कि कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना। कि अकबर और प्रताप की लड़ाई है, उसमें कौन लड़े? कि अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता। जन जन भागीदार हो गया था उसके अंदर कि नहीं यार हमारी धरती पर किसी का कब्जा कैसे हो जाने देंगे हम। देखो, इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। This battle infused sentiments of nationalism among public of मेवाड़। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। This battle infused sentiments of nationalism among public of मेवाड़। मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। फिर किसी भी चीज का महत्व है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस तब है जब वो हो जाने के कितने साल बाद तक उसको कंटिन्यू रख पाती है। मैं कहता हूं आज भी हमारे में से किसी का मन ये नहीं करता कि हम खानवा देख के आए। तो खानवा एक वो जगह है जिसने भारत का इतिहास मोड़ के रख दिया कि खानवा को बाबर जीत गया तो मुगलों का राज ही शुरू हो गया था, वरना पूरा इतिहास ही अलग होता, अलग प्रकार से इतिहास होता। हमारे में से किसी के मन में ये नहीं आता कभी कि हम तराइन देख के आए, जबकि तराइन वो है जिसने भारत में पहली बार मुसलमानों को अंदर घुसने का मौका दिया था, वरना इतिहास अलग प्रकार का होता। हम में से किसी के मन में ये नहीं आता कि हम पानीपत देख के आए, जबकि पानीपत वो जगह जहां पर तीन बड़े बड़े युद्ध हुए। हाँ, ये बात दूसरी है, यदि आप ट्रेन से बस से कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में यदि खानवा आता है और यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप मन में थोड़ा अलग रोमांच महसूस करते हैं। आपको लगता है अरे अरे ये खानवा है, यहाँ पर बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी। और यदि आपने हिस्ट्री पढ़ रही है तो आपके दिमाग में रील्स चलती है पूरी की जिहाद की घोषणा कर दी, तमगा कर हटा दिया, ये सब बातें चलती है। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाके आता है? ऐसा क्या है कि हल्दी घाटी जाने वाला हर टूरिस्ट आज भी वहां की मिट्टी उठा के लेके जाता और अपने घर के अंदर रखता है? इसका मतलब 18 जून 1576 को दिन के 3 घंटों में कुछ अलग हुआ है कि हमारे दिल से नहीं निकल पा रहा है। हम क्यों नहीं कहते नजरुल इस्लाम की बूढ़ीलाल नदी भारत का नया खानवा है, वो ये करें, वो भारत की क्या है, नई हल्दी घाटी। इसका मतलब हल्दी घाटी आज भी मोटिवेट करती है।
बाकी वाले युद्ध आज मोटिवेट नहीं, वो इतिहास की घटना है, युद्ध है, एक बड़ा युद्ध है, हल्दी घाटी से भी बड़े युद्ध रहे होंगे, पर जिस प्रकार से हल्दी घाटी हमें प्रेरित करता है वैसे दूसरे वाले युद्ध इतना प्रेरित करते। और आप कभी सोच के देखिए कि केवल प्रताप नहीं, प्रताप के साथ में आसपास में जितने लोग हैं सारे हिट हो गए। हर राजा के पास घोड़ा होता होगा, पर हम तो केवल चेतक का नाम जानते हैं। सांगार कुंभा कौन से बिना घोड़े के पैदल ही चल रहे थे, उनके पास भी घोड़े तो रहे होंगे। और क्या फेमस हुआ है कि भारत की स्कूटर कंपनी ने नाम रखा, क्या फेमस हुआ है कि आज भी पुलिस वालों की गाड़ी का नाम क्या है। अब आज भी अपने जन जन की जबान पे आज भी कोई एक्सीडेंट देख ले और देख चेतक को फोन कर दो, पुलिस वालों को फोन कर दो। क्या फेमस हुआ महाराणा प्रताप की आज भी हर दानवीर आदमी भामासा है। क्या और किसी को दान नहीं मिले होंगे, क्या और किसी ने पैसे नहीं लाके दिए होंगे, पर उसके साथ में जुड़ी हुई हर चीज फेमस हो गई। ना केवल हल्दी घाटी, ना केवल चेतक, ना केवल भामासा, उस समय कोई लोग रहे थे वो सारे वैसे फेमस हुए, क्योंकि वो आज भी मोटिवेट करता है, वो संघर्ष की भावना दिखाता है। जब खानवा में या कुंभा का या सांगा का लड़ना, राजाओं की लड़ाई थी, राजा लड़ रहे थे, अपने साम्राज्य की रक्षा के लड़ रहे, साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे, पर ये एक अलग प्रकार की लड़ाई, इसमें जनता को इस प्रकार से जगह दिया गया था। अब मैं कई बार सोचता हूँ अगर महाराणा प्रताप के साथ हमने सबसे बुरा तो ये किया है कि महाराणा प्रताप को हमने एक दड़बे में बंद कर दिया। कोई सामान्य किसी आम आदमी से पूछा जाए कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो वो केवल हल्दी घाटी का युद्ध जानता है, इसके अलावा किसी बात के बारे में जानते नहीं है। जब तक हम हिस्ट्री को ढंग से नहीं पढ़ते। आरपीसी का लाख लाख भला हो, थैंक यू आरपीसी, कि उसने महाराणा प्रताप के खोद के क्वेश्चन पूछे, इसलिए अपने को दिवेर पढ़ना पड़ता है। वरना कितनी घोर विडंबना है कि अपने इतिहास की किताबों में दिवेर नहीं है, इतिहास की किताबें दिवेर खा गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कई बार आता है कि सर इसको इतिहास में बता दिया गया, इसको इतिहास में नहीं बताया गया। मैं क्यों, कई बार कोई चीजें जनता के दिल में इस कदर जाके बसती है कि भले इतिहास में पढ़ाया जाए, भले इतिहास में नहीं पढ़ाया जाए, जनता के दिल से निकलती नहीं। दिवेर का युद्ध किताबों के अंदर कहीं नहीं है। महाराणा प्रताप की ले दे के एक लड़ाई आती है हल्दी घाटी, ऐसी एक लड़ाई सबने लड़ी होगी, उसके बावजूद जन जन महाराणा प्रताप को जानता है। कुंभा को नहीं जानते होंगे। आप गांव में जाके पूछो कुंभा कौन था, तो कोई कहते भाई अपने पहले यहाँ गांव में कोई हुआ होगा तो पता नहीं, बाकी तो हम तो नहीं जानते कुंभा कौन हुआ था कौन नहीं हुआ था। पर हल्दी घाटी के बारे में एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी आपको बता देगा हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था। तो मुझे याद है 96 में एक पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस पुराने क्वेश्चन में यूपीसी क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप वह गद्दार था कि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था तब महाराणा प्रताप उसमें रोड़ा बना हुआ था और वो अकबर को भारत एक करने नहीं दे रहा था। मैं कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश की वो सारी कोशिश कर ली, उसके बावजूद नहीं निकाल पा रहे। उसके बावजूद प्रताप उतना उतना जिंदा है, उसके बावजूद हल्दी घाटी उतनी की उतनी जिंदा है। वो आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? आज भी लगता है कि नहीं यार जैसे हल्दी घाटी में लड़ते वैसे लड़ लिया जाएगा, लिख लो। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। स्टिल दिस बैटल वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। Still this battle works as motivator for nationalist. यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। Still this battle works as motivator for nationalist. यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। अब लो मैं एक बात समझाता हूं, उतारना मत, एक बार देख लो केवल। 490 बीसी की बात है। कब की बात है? 400। अपने एक एशिया में देश है, देश का नाम है ईरान। कौन सा देश है? ईरान। ईरान का एक राजा, उस राजा का नाम है डेरियस। क्या नाम राजा का? राजा डेरियस यूनान पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? जिसको आप इंग्लिश वाले बोलते हो ग्रीस। कहां पर अटैक कर देता है? ग्रीस। यूनान एक देश नहीं था, अपनी तरह था। जैसे अपने राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़ सब अलग अलग थे, वैसे ग्रीस में वहां अलग अलग थे। ग्रीस में एक जगह थी, उस जगह का नाम था एथेंस। क्या नाम था? एक जगह थी, उसका नाम है स्पार्टा। क्या नाम था? ये सब अलग अलग, एथेंस अलग है, स्पार्टा अलग है। पर स्पार्टा वाले लड़ने में बड़े माहिर थे, एथेंस वाले पढ़ाई में ज्यादा आगे थे। दुनिया के 3 महान फिलोसोफर, यदि आपने कभी नाम सुने, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, वो तीनों के तीनों कहां के हुए थे? एथेंस। स्पार्टा वालों का पढ़ाई लिखाई ज्यादा लेना देना नहीं था। स्पार्टा वालों को था कि यदि बच्चा पैदा होता है और बच्चा कमजोर पैदा हो जाए तो पहाड़ के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दिया जाए, कि हमारे यहाँ कमजोर बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं, बॉडी बिल्डर चाहिए जो आगे चल के युद्ध में लड़ सके। तो उस टाइप के लोग थे। डेरियस अटैक करता है एथेंस पे। कहां पर अटैक करता है? एथेंस। इनके बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है मैराथन का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है?
किस किस के बीच में? डेरियस और एथेंस। कब का युद्ध है वो? 490 बीसी का। कौन सा युद्ध हो रहा है? मैराथन का युद्ध। मैराथन नाम की जगह पड़ती है ग्रीस में, मैराथन नाम की जगह है। वहां डेरियस और एथेंस वालों के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है? एथेंस वालों को लगा यार अकेले क्यों लड़े यार, स्पार्टा वालों की सहायता ले लेते हैं। तो एथेंस वालों ने अपना एक बंदा स्पार्टा भेजा कि जाओ और स्पार्टा वालों की सहायता लेके आओ। उस बंदे का नाम था फिस्पिडीज। क्या नाम था? फिस्पिडीज। फिस्पिडीज दौड़ के गया। कहते हैं उन दिनों बरसात का सीजन था, घोड़े चल नहीं सकते थे, पहाड़ियों का प्रदेश था, इसलिए फिस्पिडीज 2 दिन में 150 किलोमीटर लगातार चला था। 2 दिन में 150 किलोमीटर वो पहुंचा। वहां था सन से स्पार्टा, और स्पार्टा वालों को जाकर आगे, स्पार्टन्स हम मैराथन के मैदान में डेरियस से लड़ रहे हैं, मैराथन नाम की जगह पर डेरियस से लड़ रहे हैं, आप हमारी सहायता करने के लिए हो। हालांकि स्पार्टा वाले सहायता करने के लिए नहीं है। एथेंस अकेला डेरियस से लड़ा। डेरियस की सेना बड़ी थी, एथेंस की सेना छोटी थी, उसके बावजूद कौन जीता? कौन जीता? एथेंस। एथेंस कहां का है? यूरोप। इसलिए जम्पस्टोड कहता है जिस प्रकार हमारे यूरोप में एथेंस की छोटी सेना ने मैराथन के मैदान में डेरियस की बड़ी सेना को हरा दिया था, उसी प्रकार तुम्हारे मेवाड़ में प्रताप की छोटी सेना ने दिवेर के युद्ध में अकबर की बड़ी सेना को हरा दिया। इसलिए दिवेर क्या? मेवाड़ का। आई बात समझ में? कौन बंदा इस युद्ध के लिए दौड़ के गया था? फिस्पिडीज। कौन से युद्ध में बुलाने के लिए? कौन से युद्ध में? इसलिए आज भी लंबी दौड़ों को मैराथन दौड़ कहते हैं। आज भी कोई लंबी दौड़ होती है उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि पहली बार लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? तो मैराथन जगह का नाम है। डेरियस का बदला लेने के लिए जाता है डेरियस का बेटा। डेरियस के बेटे का नाम था जरक्सीस। क्या नाम था बेटे का? जरक्सीस। इस बार वापस युद्ध होता है। इस बार जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है थर्मोपोली का युद्ध। क्या नाम है? थर्मोपोली का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध होता है 480 बीसी, 10 साल बाद। इस बार दोनों मिलकर लड़ते हैं, एथेंस और स्पार्टा दोनों मिलकर लड़ते हैं। इसमें स्पार्टा की तरफ से एक सेनापति लड़ रहा था, उस सेनापति का नाम था लियोनिडास। क्या नाम था सेनापति का? 10,000 की फौज थी इनके पास में। जरक्सीज एक लंबी सेना लेके गया था। लियोनिडास इनको कहता है कि हमारी सेना कम है, दुश्मन की सेना ज्यादा है, इसलिए अपने घाटी के अंदर जाके लड़ेंगे ताकि दुश्मन की सेना एक साथ नहीं आ सके। इसलिए वो पहाड़ों के बीच का एक रास्ता चुनते हैं। लियोनिडास आगे आगे जाके खड़ा होता अपने 300 आदमियों के साथ। कितने आदमियों के साथ? और उन 300 आदमियों ने, पीछे पूरी 10,000 की फौज खड़ी, पर आगे हरावल में कितने लोग लड़ रहे थे? 300। कहां के थे वो? स्पार्टा। किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे? जरक्सीज की सेना को जाम कर दिया था। जम्पस्टोड कहता है जैसे पहाड़ों के बीच के उस थर्मोपोली की घाटी में लियोनिडास ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में जरक्सीज की एक बड़ी सेना को ब्लॉक कर दिया था, उसी प्रकार प्रताप ने हल्दी घाटी के उस दर्रे में मुगलों की एक बड़ी सेना को ब्लॉक करके रख दिया। इसलिए हल्दी घाटी मेवाड़ की क्या है? हालांकि लियोनिडास के साधन बहुत बुरा हुआ, एक इनके बीच का आदमी विश्वासघात करता है, वो जाकर रास्ता बताता है कि पहाड़ के साइड से एक रास्ता है, जरक्सीज उधर से हमला करता है, इनको बीच में घेर के मारता है। लेकिन फिर भी वो 300 आदमी बड़े जी जान लगा के लड़े थे उस युद्ध के अंदर। जम्पस्टोड कहता है कि हमारे यूरोप में ऐसा एक युद्ध हुआ है जिस पर हमें गर्व है कि हमारे मुट्ठी भर लोग सामने लड़ लिए थे। एक ऐसा सेनापति जिस पर हमें गर्व है कि अकेला आदमी, उसको पता था मर जाएंगे लेकिन उसके बावजूद लड़ने से चुका नहीं था। उस आदमी का नाम क्या था? जम्पस्टोड कहता है कि जब मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि राजस्थान के गांव गांव में थर्मोपोली है, घर घर में लियोनिडास है। ऐसे जगह जगह डाकी पैदा हो गए थे जिनको पता था कि मर जाएंगे, उसके बावजूद लड़ने से घबराए। इसलिए एक युद्ध को कहता है मेवाड़ का मैराथन, एक युद्ध को कहता है मेवाड़ की। तो थर्मोपोली और मैराथन यूनान की जगह है। कहां की जगह है? ग्रीस देश की जगह है। वहां पे किसके खिलाफ लड़ रहे थे वो? भले पड़ेगी बात, कल पढ़ेंगे बाकी।